सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक इन्फॉर्मेटिव सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू जेके बोप बीएड सीटी जो कंडक्ट किया गया है 2026 सेशन के लिए। इसमें क्या होता है, आप सबको पता है कि अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन लेना होता है तो आपको जो जेके बोप की तरफ से बीएड सीटी कंडक्ट किया जाता है उसमें आपको अपेयर होना पड़ता है एंड बेस्ड ऑन जो भी आपका स्कोर रहता है वहाँ पे उसके बेसिस पे आपका बाद में जो है वो काउंसलिंग होता है एंड देन आपका सिलेक्शन जो है वो होता है। हमारे जो 3 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जेएंडके के अंदर, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब आपका जीसीओई जो आपका कैनाल रोड में है, उसके बाद आपका आईएएससी श्रीनगर में है एंड देन कंपोजिट रीजनल सेंटर जो आपका श्रीनगर में है। तो ये थोड़ा सा आपका रहता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है, क्या लेवल था क्वेश्चन पेपर का एंड किस तरह से क्वेश्चन आए थे, और जो भी नेक्स्ट सेशन में हमारे कैंडिडेट्स आएंगे या सोच रहे हैं बीएड करने का तो वो भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है पीवाई क्या उसकी, ठीक है, जो भी अभी तक हुए हैं 2016 के ऑनवर्ड्स, उन सभी की PYQs की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको जो है वो चैनल के नीचे मिल जाएगा, हेल्पिंग हैंड करके उस पर क्लिक करना है, ज्वाइन कर सकते हो आप। 3 घंटे का टाइम रहता है आपके पास। यहाँ पे 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दिख रखी हैं कि आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर जो भी है वो लिखना होता है। क्वेश्चन बुकलेट जो भी आपको मिलता है, ठीक है, वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना होता है कहीं डैमेज तो नहीं है, रोल नंबर लिखना है आपको, हम सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है यहाँ पे केयरफुली। और ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद 0.25 मार्क्स जो है वो एवरी रॉन्ग के आंसर के लिए आपके यहाँ पे डिडक्ट होते हैं। सही तरीका क्या होता है, ठीक है, फिल करने का वो भी आपको बताया हुआ है एंड केयरफुली जो भी आपको मार्क करना है रिस्पांस को, क्योंकि वंस द रिस्पांस इज़ मार्क्ड उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं आपको कोई, ठीक है, तो आपको उन पे टेंशन या जोर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली जो आपको आता है जस्ट सॉल्व करो एंड 100 का टारगेट लेके चलो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। उसके बाद फोल्ड वगैरह नहीं करना है आपको एंड रफ वर्क जो है वो आप OMR शीट पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपका पेपर के साइड में जो जगह होती है या एंड में पेज दिया होता है फॉर रफ वर्क, वहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद दिस इज़ ऑल अबाउट देन हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम जनरल इंग्लिश की बात करेंगे और जो लेटेस्ट अभी कैंडिडेट इस पेपर में अपेयर होके आए हैं। तो देखो, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है आपका सेशन 26 के लिए, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट कट ऑफ, उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड में आपको वो देखने को मिलेगा। एंड जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो पेपर का लेवल था थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। 6 to 7 या 7 to 8 क्वेश्चन आप ऐसे बोल सकते हो जो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, जो कि थोड़े स्ट्रिक्टली ग्रामर रूल के बेसिस पर थे। एंड बाकी क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें इंग्लिश पार्ट की, तो वो सारे क्वेश्चन एक जनरल लेवल के क्वेश्चन थे जो कि आपके वोकैब को भी टेस्ट कर रहे थे। एंड जो मैंने आपको जैसे जैसे बताया था सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिले थे, लेकिन कुछ चेंजेस भी थी। सबसे पहले पैसेज की बात करते हैं तो पैसेज यहाँ पे आया हुआ था, 3 क्वेश्चन इस पैसेज के थे एंड फ्री के 3 नंबर थे। और यहाँ पे ये पैसेज देखो, जब भी आप पैसेज को अटैम्प्ट करते हो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है वो उसको रीड आउट करना होता है, ठीक है। तो व्हाट इनेबल्ड MS सारा सन्नी टू आर्ग्यू एट द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग एज पर द पैसेज के हिसाब से क्या चीज़ थी, ये किस वजह से जो है वो जो MS यानी मिस्टर सारा सन्नी थे वो आर्ग्यू कर पाए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या चीज़ थी, तो उनके लिए यहाँ पे स्पेशल एक्सेप्शन एंड परमिशन जो है वो ग्रांट की गई थी बाय द कोर्ट कि वो यहाँ पे इंटरप्रेटर यानी साइन लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटर रख सकते हैं, ठीक है, और जो उनको असिस्ट करेगा आर्गूमेंट्स में, तो ये उनको अलाउ किया गया था। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है द कोर्ट मेड एन एक्सेप्शन एंड अलाउड द साइन लैंग्वेज, तो ये आप लिख सकते हो कि स्पेशल एक्सेप्शन एंड परमिशन ग्रांट की गई थी। तो इसका ऑप्शन यही रहेगा। बहुत अच्छे से बच्चे ने अटैम्प्ट भी करा हुआ है, जिस भी कैंडिडेट ने, सॉरी बच्चे नहीं बोलेंगे अभी, यू आर नाउ एस्पायरिंग टीचर्स, है ना, पीपल टीचर्स। सेकंड आएगा आपका पीपल मेंशन दैट MS सारा अपीयरेंस एट द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग वाज हिस्टोरिक। तो किस पर्सन ने ये कहा था, किस पर्सन ने ये मेंशन करा था, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ये लाइन सिंपल इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है, कहाँ गई, ट्रूली हिस्टोरिक एंड मॉन्यूमेंट्स। तो सीनियर लायर जो मेनका गुरुस्वामी थे उन्होंने बोला था, ये ऑप्शन भी आपका ठीक हो जाएगा। नाउ उसके बाद जो आपका ऑप्शन आता है कि आपको बताना है इनमें से कि वर्ड जो आपका असेसिबल है उसका क्या मीनिंग नहीं है। यहाँ पे देखो, असेसिबल का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली जो है वो रीच कर सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना, या जहाँ पे आप इजीली इंटर कर सकते हो। तो इसके हिसाब से बताना है आपको। तो पैसेज से ही आता है ये एंड
वो फिजिकल चैलेंज थे, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है। तो रीचेबल, अवेलेबल, अटेनेबल, ये सारे के सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रीच कर सकते हैं जो अवेलेबल है, ठीक है, यानी जिसको आप यूज़ कर सकते हो, एबल टू बी यूज्ड आर ऑब्टेन्ड, एंड अटेनेबल मीन्स दैट कैन बी अचीव्ड आर रीच्ड, सेम मीनिंग हो गया। तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। और परमिसिबल जो है वो ये वर्ड अलग हो जाएगा आपका, इसका असेसिबल से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो परमिसिबल वर्ड जो है इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपको अलाउ की गई होती है रूल या लॉ के द्वारा, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ परमिसिबल, है ना, कि अलाउड है ये। रूल या लॉ के द्वारा अगर कोई चीज़ जो है वो अलाउ की गई हो तो उसको हम बोलते हैं परमिसिबल, जो कि अलग था, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ठीक होगा इसका। डायरेक्शन आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स देखने हैं आपको, जस्ट क्या रूल्स देखने हैं। रूल्स क्यों देखने हैं, देखो इससे क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपको पता होगा कि प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज किया जाता है, तो आप इजीली जो है वो कर सकते हो। लेकिन अब आपको रूल ही नहीं है तो आप फिर वहाँ पे जाकर तुक्के मारोगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से जिस भी कैंडिडेट ने ये अटैम्प्ट करा है उसका ये राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखो हाउ डिड यू गेस इट राज सेड सूरज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आस्क ढूंढना सभी में लगा हुआ है, तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद देखो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। और जब भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, यानी प्रेजेंट सिंपल में हो तो पास्ट सिंपल में हो जाती है। आपको रूल पढ़ लेने हैं थोड़ी, ठीक है। अगर प्रेजेंट सिंपल में हो तो पास्ट सिंपल में हो जाती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाती है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में हो जाती है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका हो जाता है। ये आप सबको पता होगा। वहीं पे अगर हम बात करें तो अब ये आपका जो है पास्ट सिंपल में है, और पास्ट सिंपल जो है वो आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, है ना। यानी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आस्क राज हाउ ही गेस इट, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो नहीं आ रही, एंड गैसेस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये फिर उस हिसाब से एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और आपको पता है पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है आपका हैड होता है, तो आप इसको इजीली से आइडेंटिफाई भी कर सकते थे, और थर्ड फॉर्म आपको दिख जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ठीक हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट 27 में अपेयर होना चाहते हैं अगर वो देख लें, तो इन रूल्स को आपको अच्छे से कर लेना है। पहला रूल तो यही होता है कि जो रिपोर्टिंग आपकी वर्ब होती है, अगर ये आपकी पास्ट में है देन ओनली तभी आपका चेंज देखने को मिलेगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच में, है ना। अगर ये पास्ट में है, अगर यहीं पे अगर प्रेजेंट हो, जैसे सूरज सेज या सूरज विल से, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। तो आपको बताना है कि जो भी आपका इटैलिक या अंडरलाइन की गई है लाइन, यहाँ पे इसको रिप्लेस कौन सी बेस्ट लाइन जो है वो करती है आपकी। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, आफ्टर द अर्थक्वेक ईच ऑफ द रेस्क्यू टीम्स वर डिप्लॉयड टू अ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द अफेक्टेड रीजन। तो इसका हो जाएगा ईच ऑफ द रेस्क्यू टीम्स वाज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कर लेना है, ठीक है। ये ईच वर्ड जो होता है, ठीक है, ऑल वर्ड होता है, एवरी, ठीक है, नाइदर, नॉर, इनके रूल्स देख लेने कि कौन सी ये वर्ब अपने साथ लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ईच ऑफ की अगर हम बात करें तो ये सिंगुलर होता है अगर हम बात करें, एंड रेस्क्यू टीम, तो इसके साथ आपका जो यहाँ पे प्लूरल प्रनाउन आ जाएगा, ठीक है। और प्लूरल प्रनाउन के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, तो वो आपका सिंगुलर रहता है। तो यहाँ पे वर लिखा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाज हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको हर जगह वर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाज है तो फिर ये टीम होगा, तो इसको काटना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, और आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, अच्छे से कर लेने हैं। आपको PYQ से कंसल्ट कर लो, देन उसके बेसिस पे जो जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर आपको कमांड बना लेनी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है नेक्स्ट ईयर अगेन, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है पर, लेकिन 2030 तक आपका B.Ed रहेगा, तो तब तक तो एग्ज़ाम होता रहेगा, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है देन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखो, समथिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड इन अ लार्ज एंड कम्प्लेक्स स्पेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको डिफिकल्ट होता है फाइंड करना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फाइंड करना एक लार्ज और एक कम्प्लेक्स स्पेस में, तो इसका आ जाएगा नीडल इन अ हे स्टैक।
कि जब एक सुई जो है, नीडल जिसको कहते हो, अगर खो जाए आपकी हेयर स्टैक में तो हमें पता है उसको मुश्किल होता है ढूंढना, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं ये आपको ईडम्स या फ्रेजेस जो है वो पढ़ लेनी है अच्छे से। सेम बोर्ड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सॉरी मैंने क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल दिया शायद, ये आपकी ईडम्स हैं, ठीक है। तो इन द सेम बोर्ड का मतलब क्या होता है कि जब 2 और 3 पर्सन सेम सर्कमस्टांसेस या सेम प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन द सेम बोट। एंड ओलाइव ब्रांच, ये आप सबको बताइए पीस, शांति का साइन होता है ना, सिंबल ऑफ पीस। इन व्हील एंड वो, इसका मतलब क्या होता है, गुड टाइम एंड बैड टाइम्स, है ना। तो ये तो नहीं आएगा इसका, और ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो इसका ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इसको अंडरलाइन जो वर्ड है आपका सेंटेंस के अंदर इसको इंप्रूव करेगा। अगर इंप्रूवमेंट की नहीं ज़रूरत है तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये आप टिक कर सकते हो। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज़ सो बिगर एज अ स्मॉल एलिफेंट। तो यहाँ पे देखो, सो बिगर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हम बता रहे हैं कि जो बिगेस्ट बुल है उसका साइज़ जो है वो स्मॉल एलिफेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज बिग एज, ठीक है, उसके जैसा साइज़ है आपका, तो एज बिग एज इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर, तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। हॉस्टाइल का स्पेलिंग जो है वो आपका HOSTILE जो है अब आपका रहता है ना, और हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली जो चीज़ होती है ना, एंटागोनिस्टिक जिसको हम कहते हैं। डायरेक्शन दी गई है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे आपको जो है वो इसको ठीक करना है, तो यहाँ पे एंड के बाद कॉमा लगाया, एंड से पहले जो है वो आपका यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है। तो पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ फंड्स एंड इनएडिक्वेट सुपरविजन, आपको ठीक करना है इसको। अगेन यहाँ पे आपको यहाँ पे ईडम का मीनिंग आया, तो ईडम की बात कर रहे थे, सॉरी, ईडम के आपको 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार। एंड टू सॉरी, पुल समवन्स लेग, इसका मतलब क्या होता है, किसी को टीज यानी चिढ़ाना। जोक विद समवन ऑफन बाय ट्राइंग टू कन्विंस देम ऑफ समथिंग अनट्रू, कन्विंस करके, ठीक है, मतलब मनाने की कोशिश करना उनको ऐसी चीज़ जो कि सही नहीं है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सिनोनिम अंटोनिम के 4 क्वेश्चंस थे इस बार, है ना, 4 आई थिंक इतने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहला जो आपका यहाँ पे आपको अंटोनिम जो है, सॉरी सिनोनिम जो है वो बताना है आपको कि प्लॉसिबल जो वर्ड है, ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है रीजनेबल, है ना, कोई भी चीज़ हो रीजनेबल है या फिर आपको लाइक टू बी ट्रू ऐसे लगे कि ये चीज़ सही है, तो इसका आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे रीजनेबल, तो यही आपका मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम होते हैं वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, है ना। और वहीं पे अगर हम बात करें डब्यूस, तो इसका मतलब जिस पर आपको डाउट होता है ना, तो ये तो नहीं होगा फिर। और एब्सर्ड की बात करें तो इलॉजिकल जो चीज़ें होती है ना, तो ये आपका टोटली अलग हो जाएगा। क्वेश्चनेबल मतलब जिस पे आपको डाउट है, तो आपको ट्रू नहीं लग रहा है, तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं अंडोनिम हो जाएंगे ना आपके। वहीं पे अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडम, अगेन थर्ड क्वेश्चन, कॉल द शॉट्स, ठीक है। कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, यानी कोई भी पर्सन है जब डिसाइड करता है वो, और डायरेक्ट करता है दूसरों को कि कैसे जो है वो चीज़ें की जाएंगी, यानी डिसाइड ऑन कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है उस पर डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं हम कॉल द शॉट्स। तो ये आपका सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ड्रिंक एंड पार्टी, अब बहुत सारे कैंडिडेट इसको भी टिक करके आए होंगे, आपको लग रहा होगा कि शॉर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। फाल्सिक इसका भी नहीं है मतलब यहाँ पे। फिर आपको अगेन यहाँ पे अंडरलाइन जो भी आपका दे रखा है, ठीक है, और इसको जो है आपको अंडरलाइन जो लाइन है इसको आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो आपका ऑप्शन है वो इसको रिप्लेस करेगा। तो देखो यहाँ पे The minister assured the public that not only the infrastructure projects will be completed on time but also the quality of construction will not be compromised। तो will की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे लिखा देना that not only will the infrastructure, ये आपका जो है वो not only the will the infrastructure projects be completed on time but also, ठीक है, projected be completed, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लिखा है ना प्रोजेक्ट्स विल बी कम्प्लीटेड, तो ये विल जो है वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो आपको यहाँ पे जो है वो एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स नाइदर सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स नॉर दे अटेंडेड द एक्स्ट्रा रिवीजन क्लास। अब ये जो चीज़ है ना एरर फाइंडिंग की, ये आपको अगर टेंसेस आते हैं, आपको नाइदर के साथ क्या लगता है, ठीक है, नॉर के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है या प्लूरल वर्ब लगती है, इस चीज़ का जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ी सी आपको चीज़ें
ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एंड जो आपका एरर यहाँ पे देखने को मिला है वो है यहाँ पे डी में, ठीक है, द एक्स्ट्रा रिवीजन क्लास, तो क्लासेस हो जाएगा इसका, ठीक है, तो डी आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे देखो द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड अ मोस्ट यूनिक, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जो आपका फ्रेज है बोल सकते हो आप इसको, थेरी दैट चैलेंज एग्जिस्टिंग मॉडल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म। मोस्ट यूनिक, देखो यूनिक वर्ड जो है वो ऑलरेडी उन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो कि अपने जैसी एक ही हैं, उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी मोस्ट लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा यूनिक। अब देखो वेरी यूनिक, इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं, यूनिक आपने आप में ही एक ऐसा मीनिंग रिप्रेजेंट करता है जो कि सभी चीज़ों को अपने से अलग करता है, तो ये जो पीछे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एन यूनिक तक कोई रोल ही नहीं है। एन यूनिक क्यों नहीं आएगा, देखो ये आर्टिकल के बेसिस पे भी आ जाता है आपका, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यू जो है वो वावल है आपका, एंड वावल जो है उसके साथ जो है आपका यहाँ पे एन आता है, तो ये क्यों नहीं आया है ना एक्चुअल में। देखो एक्चुअल में हम क्या देखते हैं ना, हिंदी में देखते हैं ना कि इंग्लिश में, अगर स्वर की साउंड आ रही है ना तब आपको क्या लगाना है, वहाँ पे एन लगाना है, और अगर व्यंजन की साउंड आ रही है ना तब आपको वहाँ पे ए लगाना है। तो जब भी हम यू की बात करते हैं तो य की साउंड आ रही है। अब य क्या होता है हिंदी में, य रलवश है ना, तो य जो है वो आपका व्यंजन होता है, इसीलिए ए ही रहेगा, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगानी है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे एरर जो है वो आपको यहाँ पे करना है, आइदर द कोऑर्डिनेटर और द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल कंटेंट रिव्यू, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो है वो आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट होता है ना, जब भी हम और या आपको आइदर दिखता है तो जो भी सब्जेक्ट, प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, नियर बाई होता है ना, तो उसके साथ हमेशा उसी की वर्ब आएगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स क्या है, प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे इस की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो आपका एरर कहाँ पे दिख जाएगा, आपको सी में दिख जाएगा, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आइदर द कोऑर्डिनेटर और द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट लिखा होता तब इज ही रहता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पे वर्ब भी क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अगेन आपको अंटानियम यहाँ पे बताना, तो देखो किस्मत की बात होती है, कभी कभी आपकी वोकैब में ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो आपको ऑलरेडी उनका मीनिंग पता होता है, तो आप इजीली जो है वो सिनोनिम अंटानियम्स को कर पाते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है, नहीं पता होता है, आपको वर्ड ही नहीं सुना होता है आपने, तो वहाँ पर फिर गलत नहीं अटैम्प्ट करना है। मैंने आपको बताया 100 का टारगेट लेके चलना है आपको, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जो है वो बताना है, होर्ड, ठीक है। देखो होर्ड होता है कोई चीज़ जो है उसको सेव करना, ठीक है, और हाइड करना, ठीक है, स्टोर करना लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं होर्डिंग, है ना, होर्ड। तो इसका कम्युलेट क्या होता है, इकट्ठा करना, इसका भी कहीं ना कहीं मीनिंग सेम ही आ रहा है, सेव, कलेक्ट, तीनों का मीनिंग सेम आ रहा है। इसका उल्टा क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना। तो आपको अंटोनिम ही बताना है यहाँ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ठीक है, तो परस्यूट, एक्सीलेंट, करेज, ये तीनों के तीनों सही है आपके। और एंथुसियाज्म, ठीक है, एंथुसियाज्म होता है SIASM, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका स्पेलिंग, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। देन 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनमें से आपका एक जो है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। म्यूजिशियन, मैग्निफिसेंट, कॉन्क्वेस्ट, मॉर्टल का स्पेलिंग यहाँ ये नहीं होता है आपका, ठीक है, तो मॉर्टल जो है यानी डेथ जिसको कहते हैं, तो उसका स्पेलिंग ये होता है आपका, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एरर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने की, इसमें आपका क्या एरर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, द मैनेजर गेव अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी ड्यूरिंग द मीटिंग सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड इट ईजिली, ठीक है। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे गेव की बात आ रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है ना, तो एंड भी इसका कहीं ना कहीं आपका कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बीच में वर्ब की फॉर्म, तो ठीक है, कुड आ रहा है, कैन का पास्ट, ठीक है, और ड्यूरिंग द मीटिंग सो दैट, ठीक है, प्रॉपरली ये जो आपका सो दैट की बात करें तो ये क्या होता है, ये क्लास ऑफ पर्पस को इंट्रोड्यूस करता है ना, सो दैट, तो बिल्कुल सही है ये भी, तो यहाँ पे कोई भी एरर आपका नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडम, अगेन 4th क्वेश्चन है ये ईडम का, ठीक है। अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो लेपर्ड के ऊपर आपने स्पॉट्स देखे होंगे, धब्बे होते हैं ना उसके निशान, तो वो चेंज होते हैं क्या, अगर वो बर्थ से होते हैं, इनेट होते हैं ना, वो पैदा होते ही उस पर होते हैं, तो वो चाहे जितनी मर्जी उसके आप जो हेयर्स हैं उनको काट लो, हेयर जो है बाल,
तो क्या वो स्पॉट्स गायब हो जाएंगे? नहीं होंगे। इन द सिमिलर वे में इसका मतलब ये होता है कि जो एक पर्सन का ट्रू करेक्टर होता है वो डजंट चेंज, यानी उसकी जो इनेट पर्सनल ट्रेड्स होते हैं यानी करेक्टर्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो टास्क दैट कैन नॉट बी, इसका कोई लेना देना यहाँ नहीं है। तो आपको ईडम्स फ्रेजेस ये अच्छे से पढ़ लेनी है। तो फ्रेजेस का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? वैसे अगर हम बात करें, देखो एक सेंटेंस होता है आपका, सेंटेंस की ना एक चीज़ होती है कि इसमें वर्ब होना ज़रूरी है आपकी, ठीक है। और दूसरा इसमें आपको पता ही है सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, और ये पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है आपका। ये करने वाला होता है, कार्य का वर्ब जो है वो आपको बताती है एक्शन के बारे में। और ओ की बात करें ऑब्जेक्टिव यानी कर्म जिसको आप कहते हो, कार्य जिसको आप कहते हो। एंड वहीं पे अगर हम बात करें जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है सेंटेंस का, है ना, वहीं पे अगर हम बात करें फ्रेज़ की, तो फ्रेज़ का क्या होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे ठीक है कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें वर्ब जो है वो आपका नहीं भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है आपके सामने यहाँ पे। जैसे ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल लिखा हुआ है, तो ये फ्रेज़ बन गया, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता है टेबल के ऊपर क्या है ना, लेकिन इसके पीछे अगर मैं लगा दूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, है ना, तो फिर मेरे को पता चलेगा, तो वो सेंटेंस बन जाएगा आपका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, out of the four alternatives given below choose the one that can be substituted for the given word sentence, यानी इनको जो सब्सटीट्यूट, तो ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अभी आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी तक एक ही क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का यहाँ पे आया है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, वन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, जो भी ये मटेरियलिस्टिक खुशियाँ हैं या प्लेजर हैं इनमें जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम एसेटिक। आपने पढ़ा होगा, जैसे गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने, हम बोलते हैं कि ही अडॉप्टेड द एसेटिक लाइफ, है ना, कि उन्होंने एसेटिक लाइफ अडॉप्ट कर ली थी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो ये जो संसार की जो खुशियाँ थी इनसे त्याग कर दिया, है ना। एस्ट्रोनॉमर जो है आपको पता है स्टार्स प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं। एथिस्ट जो है द वन हु डजंट बिलीव इन द गॉड, है ना, डोंट बिलीव इन द गॉड, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। और एनेस्थेटिक जो है वो ड्रग है एक पेन किलर जिससे एनेस्थीसिया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द कंपैरिजन, ठीक है। सुपरलेटिव मतलब सबसे सुपीरियर बताना होता है। जब हम 3 टाइप की डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, आपने पढ़ लेनी है अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है, फिर आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, देन थर्ड वन इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं, एंड सुपरलेटिव होता है जब किसी बहुत सारी चीज़ों के बीच में किसी एक चीज़ को सुपीरियर बताना हो। और पॉजिटिव डिग्री आपकी नॉर्मल डिग्री। नो अदर माउंटेन इन द रेंज इज़ एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बतानी है ना आपको। तो माउंट, अब देखो यहाँ पे हायर आ रहा है, हाई आ रहा है, वेरी हाई, तो ये आपका कट जाएगा, वेरी हाई, है ना। हायर जो है वो आपका सेकंड आ जाएगी यानी कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन कंपेयर नहीं, आपको सुपरलेटिव लगानी है, तो सबसे सुपीरियर बताना है आपको, तो हाईएस्ट, है ना, हाई, हायर, हाईएस्ट। उसके बाद अगेन यहाँ पे बात करें, एक का आपका सिनोनिम और आ जाएगा, ठीक है, कि सॉरी, जो भी आपका वर्ड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, उसका आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। तो सुपरसीड की अगर हम बात करें, सुपरसीड का मतलब क्या होता है? ओवरराइड करना, ठीक है, किसी की जगह ले लेना, उसको हम क्या कहते हैं? सुपरसीड, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ओवरराइड। और सेम मीनिंग चाहिए था आपको। अब रिटेन का मतलब है कि आप यहाँ पे सेम चीज़ को धारण करके रख रहे हो, तो उसको हम रिटेन कहते हैं ना, टू कीप द पोजेशन। एंड माइनर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका साइज़ या इंपॉर्टेंस कम हो। और रीट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को विदड्रा करना, है ना। तो ये टोटली अलग हो जाएगा। तो सुपरसीड का मतलब क्या होता है? जब किसी की जगह ले लेना, या कोई किसी की जगह ले ले तो उसको सुपरसीड कहते हैं या ओवरराइड करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, तो यहाँ पे अगेन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही क्वेश्चन है आपका। और आई शैल बी वेरी ग्लैड टू लुक इट ओवर सेड ही बट इट सीम्स लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये क्वेश्चन है आपका। तो ही सेड दैट ही वुड, तो देखो थोड़ी सी भी आपको चेंजेस करनी होती हैं, ये आपको पता ही है। यहाँ पे वुड बी ग्लैड टू लुक इट ओवर बट दैट इट सीम्ड लॉन्ग, तो पास्ट में करना है आपको इसको, ठीक है। और सीम्ड हो जाएगा, बाकी आपको सीम्ड यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे ये कट जाएगा आपका, ठीक है।
अभी शेल तो रहता नहीं है, शेल का शुड होना चाहिए था, और यहाँ पे इन्होंने मे लगा दिया, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आपका इजीली हो सकता था। शेल का शुड होता है, ठीक है, और ही की बात हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे वुड कर दिया, ठीक है। ही विल, ये आपको पता है, ही जो है वो शी विल लेते हैं अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड है। तो इसके ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिसलेनियस आया हुआ है, ठीक है, MISCELLANIEOUS होता है, तो ये गलत हो गया, ये आपका सही है, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेंट नहीं होता, इनडिस्क्रिमिनेट होता है आपका, और SYSTEMETIC नहीं होता, SYSTEMATIC होता है, सिस्टमेटिक होता है ना, तो ये आपके ईजिली ये भी आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, अगेन यहाँ पे जो है वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ही सेड टू मी आई विल टीच यू द लेसन। अब आपको इसका भी पता होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट होता है ना, ये मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, आई जो है वो सब्जेक्टिव केस होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लगा हो तो सेड को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में। अब देखो कहाँ दिख रहा है आपको टोल्ड, 2 जगह पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन को किसके साथ चेंज करते हैं आप, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रूल्स अच्छे से कर लेने हैं आपने, ठीक है। यहीं पे अगर सेकंड पर्सन होता तो सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपको पता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम ही के साथ चेंज करेंगे, है ना, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। अब विल है तो इसका वुड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे विल ही लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, सॉरी ये और ये सी, क्योंकि यहाँ पे साइड साइड ही लिखा हुआ है। तो ये आपका टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड, ये 2 ऑप्शन बन रहे थे, लेकिन विल को जो है वुड में चेंज करना पड़ेगा ना आपको, तो यहाँ पे तो विल ही लिखा है, तो ये वुड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ईजिली कर सकते थे। तो ये तभी बोलता हूँ आपको कि अच्छे से रूल्स करने हैं जस्ट, ठीक है। अगर आपके रूल्स हो जाते हैं आराम से, देन आप इजीली इन चीज़ों को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो इनमें से जो है वो एक जो है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, बाकी जो है वो सारे के सारे क्या हैं आपके करेक्ट है। तो आपको बताना है कौन सा वर्ड है आपका, ठीक है। तो देखो ये आपका ट्रेचरी भी सेम है आपका, ये आपका जो है वो स्पेलिंग इसका गलत है, ठीक है। इंडल्जेंस भी आपका सही है और वारफेयर भी आपका सही आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, एरर जो है वो आपको फाउंड करना है यहाँ पे कि 29 में जो है आपका कौन सा एरर है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स इन द टीम हैव बीइंग सिलेक्टेड फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप। तो इसमें से आपको बताना है कि कहाँ पे है। तो हैव बीइंग नहीं होगा, यहाँ पे हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है। तो इजीली कर सकते थे आप इसको। तो इसका आपका जो है वो डी के अंदर एरर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है अगेन यहाँ पे आपको एंटानियम यानी बताना है इस इकास्टिसी जो आपका वर्ड होता है, ठीक है, इसका क्या होता है आपका ओपोजिट, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें इसका मीनिंग, तो जो आपका इसका मीनिंग होता है, ठीक है, वो होता है आपका कि ग्रेट हैप्पीनेस, जॉयफुल, एक्साइटमेंट। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुख तकलीफ, है ना, तो मिसरी हो जाएगा आपका, ठीक है। डाउनफॉल, ट्रस्ट वर्दी, रेपिटेटिव, इनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। अगेन सिनोनिम जो है आपको बताना है ऑथेंटिक, ठीक है। तो ऑथेंटिक की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई जो रियल होता है, ट्रू होता है ना कोई चीज़, और जेन्युइन हो जाएगा, सेम मीनिंग बताना है आपको। और काउंटरफिट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो फेक होती है ना। और एक्सपेंसिव की बात करें तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। एंशियंट का मतलब होता है जो चीज़ पुरानी होती है ना, वेरी ओल्ड। तो ये आपको अगर वो कैब अच्छा है तो आप इजीली इन चीज़ों को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। आई थिंक इसके ऊपर 3, 4, 5 क्वेश्चन हो गया ना शायद। तो आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो कौन सा है, ठीक है। अटेनमेंट ATTAINMENT होता है, ना कि ATIN, तो ये गलत हो जाएगा।
अकम्पलिशमेंट अगेन यहाँ पे ACC जो है वो आपका देखने को मिलेगा। और IMPLI नहीं होता बल्कि IMPLEMENTATI1 होता है इसका भी। तो ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे, एक्विसेंस जो है आपका सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटानिम, अगेन आपको यहाँ पे ऑपोजिट वाला ढूंढना है। ह्यूज क्या होता है, बहुत बड़ा है ना, विशाल है। तो इनॉर्मस का भी मतलब वही होता है, इमेंस का मतलब भी बहुत होता है, सिग्निफिकेंट का भी बहुत ज़्यादा। तो टाइनी क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नहीं छोटा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे देखते हैं क्या है कि एरर वाला क्वेश्चन, ये इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे। ऑफ द टू प्रपोजल्स द सेकेंड वन इज मोस्ट प्रैक्टिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट। अच्छा, अब मेरे को बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में क्या हो रहा है, आपका कंपेयर हो रहा है एक टाइप का, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे एरर जो है वो आपका आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मोस्ट जो है ये हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये लगती है जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में आप कोई चीज़ को सुपीरियर बताते हो, तो वहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है ना, सुपीरियर जब आप बताते हो। तो यहाँ पे तो दो चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो क्या आ जाएगा आपका, मोर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि सी में एरर है, मोस्ट की जगह पे आपका मोर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। इसके ऊपर भी आई थिंक 6 क्वेश्चन है ये। बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो आप सेंस भी लगा सकते थे, स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेजेंटली, मतलब ऐसे ही खुला पैसा वेस्ट करना। लूज स्लीप ओवर अ डिसीजन, वर्क इन हजार्डस एनवायरनमेंट नहीं होता, बल्कि इसका मतलब था स्टे अप लेट वर्किंग आर स्टडी, रात तक ज़्यादा देर तक काम करना या स्टडी करना। उसके बाद आपका आता है सिनोनिम बताना, यानी सेम मीनिंग। डिलीगेंट क्या होता है, ये सबको पता है आपको, हार्ड वर्किंग है ना, कंप्यूटर का भी करैक्टर होता है ना, ये फीचर होता है उसका, है ना, ये डिलीगेंट। और वहीं पे अगर हम दूसरे जो वर्ड्स हैं आपके, लिथार्जिक का मतलब होता है आपका स्लगिश, यानी बिल्कुल स्लो होता है, जिसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, तो लैकिंग एनर्जी आप लिख सकते हो इसका। हार्ड वर्किंग हो जाएगा डिलीगेंट का। और केयरलेस, जिसको कोई भी केयर नहीं होती है ना। और ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, जो बैड टेम्पर्ड होता है आपका, ये इसका हो जाएगा सबका मीनिंग यहाँ पे। एंड डिलीगेंट का आपका क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37 आता है, ठीक है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, आपको यहाँ पे क्या बताने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। द स्टेट ऑफ बीइंग ओवर अलाई कंसर्न्ड विद समवन और समथिंग, तो उसको हम ऑब्सेशन कहते हैं ना। और जो आपके अलग वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे, बाकी जो वर्ड्स हैं, ठीक है, अगर हम इनका मीनिंग की बात करें, नॉस्टैल्जिया जो आपका शब्द है, ये वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट के लिए लेके जो आपकी अफेक्शन होती है, प्रेम होता है, उसको हम बोलते हैं होम सिकनेस आ जाएगा। और रिकलेक्शन मतलब फिर से किसी चीज़ को, या मेमोरीज या कोई भी चीज़ है उसको रिमेंबर करना, तो ये आपका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑब्सेशन हो जाएगा। डायरेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38, डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगेन द वुमेन सेड टू मी, ठीक है, गुड लक विद योर नेक्स्ट अटैम्प्ट। तो आपको यहाँ पे देखना है कौन सा टेंस है, ये सेंटेंस है, टेंस नहीं बोलेंगे, सॉरी, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे विश करी जा रही है। तो सबसे पहले आपको विश्ड 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 सब में दिख रहा है, ठीक है। अब द वुमेन, इसको आप चेंज कर दोगे, ठीक है, द वुमेन विश्ड, तो आपको देखना टू मी तो कट जाएगा, क्योंकि विश्ड सेड टू जो है वो आपका विश्ड में हो जाएगा कन्वर्ट। तो इसमें देखो टू है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा मी गायब कर दिया उन्होंने, गुड से स्टार्ट कर दिया। और इसको आप ऐसे भी कर सकते, पैसिव वॉइस हो गया ना, टू मी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस बना दिया, तो ये भी कट जाएगा आपका। उसके बाद हर नेक्स्ट अटैम्प्ट, हर नेक्स्ट नहीं बल्कि तुम्हारी नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए वो गुड विश कर रही है, तो हर नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, द वुमेन विश्ड मी गुड लक विद माई नेक्स्ट अटैम्प्ट्स। तो ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको इनका आइडिया है, रूल्स पता है तो। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द पीरियोडिसिटी ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पीरियड के बाद कोई चीज़ें हैपन होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या बोलते हैं। तो आपने क्रोनोलॉजी वर्ड जो है उसका सुना होगा, क्रोनोलॉजी जो वर्ड है आपने उसका मीनिंग सुना होगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, CHRONOLOGY, ठीक है। क्रोनोलॉजी होता है जो टाइम के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, पीरियड के हिसाब से, उनको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं ना। तो यहाँ पे प्लांट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो बायोलॉजी हो जाएगा, क्रोनोबायोलॉजी, ठीक है। ओडोंटोलॉजी की बात करें तो ये आपका टीथ के रिलेटेड होता है। पेट्रोलॉजी जो है वो आपका किसके रिलेटेड होता है, रॉक्स के रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे इसका कोई लेना देनी है। और हेलियोथेरेपी क्या होता है कि जब हम सनलाइट को एज अ थेरेपी की तरह यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हेलियोथेरेपी, ठीक है।
जब सनलाइट को हम यूज़ करते हैं एज थेरेपी, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा, तो इसका आपका आ जाएगा क्रोनोबायोलॉजी। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो यहाँ पे अगेन आपको इटैलिक या अंडरलाइन जो भी वर्ड है आपको यहाँ पे दिखना है कि ये जो आपका है, ठीक है, इसको किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगेन दो के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, सही बात है। फॉर द मैनेजर पोजीशन द यंगर वन इज़ द मोस्टली क्वालिफाइड, तो यहाँ पे मोस्टली लग रहा है, तो ये आपकी सुपरलेटिव हो जाएगी, आपको नहीं द मोर यानी कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव डिग्री लगा देनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा द मोर क्वालिफाइड। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो चूज द वन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा पर्सन जो दोनों हाथ अपने अच्छे से यूज़ कर सकता हो, ठीक है, लिखने में या कुछ भी करने में, राइटिंग में, उसको बोलते हैं हम एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें जो बाकी शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एम्बीवैलेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी मिक्स फीलिंग होती है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शनरी आइडियाज़ होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। और एम्बिग्यूस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अब ओवरलैप कर रही होती है, ठीक है। एंड अमेच्योर क्या होता है, जो ऐसे ही काम करता है, ठीक है, बिना किसी पैसे के लिए या। और क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड्स एन एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड। बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उन सभी के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, आर्किपेलागो, ये आप सबको पता है। पेनिनसुला क्या होता है, एक लैंड का पार्ट होता है जिसको 3 साइड से पानी से कवर होता है, ठीक है, एक साइड लैंड पार्ट होता है, जैसे इंडिया की बात करते हैं हम। मेन लैंड यानी बहुत बड़ा लैंड एरिया जो होता है आपका, जैसे कंट्री, कॉन्टिनेंट, गल्फ आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा आपका आर्किपेलागो। उसके बाद आपको सिनोनिम यहाँ पे बताना है, ठीक है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग यानी चौकस जो होता है, चौकन्ना, अटेंटिव हो जाएगा इसका। और वहीं पे अगर हम लैक्सेटिव, इसका मीनिंग की बात करें तो देखो, लैक्सेटिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक मेडिसिन होती है जो आपको पेट की जो बाउल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, तो इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। इम्पेशेंट क्या होता है, लैक ऑफ पेशेंस। एंड डेयरिंग क्या होता है, जो बहादुर होता है ना। तो विजिलेंट चौकस हो जाएगा, तो अटेंटिव आ जाएगा इसका आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके 2 रहते हैं, ठीक है। 44 की बात करें तो अंटानियम आपको बताना है। एब्सटेन क्या होता है, किसी चीज़ से, वही हमने पढ़ा था पीछे, एसेटिक पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग भी सेम ही। एब्सटेन होता है मतलब किसी चीज़ से अपने आप को रिस्ट्रेन करना, रोकना, वहाँ पे इंडल्ज ना होना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंडल्ज हो जाएगा, कि वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाना जाके, ठीक है। तो कंट्रोल का मीनिंग भी कहीं ना कहीं एब्सटेन से रिलेटेड है। डिफिसिट, ये डेफिशिएंट क्या होता है, कमी होती है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जो दूसरों से हमें क्या होती है, आशाएँ होती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका 45 क्वेश्चन की बात करें तो अंटानियम आपको बताना है यहाँ पे कि ऑपोजिट वर्ड क्या होगा इसका, ठीक है। लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है, तो लुक्रेटिव का मतलब होता है हाईली प्रॉफिटेबल, ठीक है, उसका हम क्या बोलते हैं, लुक्रेटिव बोलते हैं। यानी कोई एक ऐसी डील तैयार करना जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको बोलते हैं लुक्रेटिव, जैसे लुक्रेटिव बिजनेस डील। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल, ठीक है। और एडवांस तो मतलब मॉडर्न हो जाएगा। और ऑब्सोलीट की बात करें तो इसका मतलब जो है वो ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ डेट है, पुराना हो गया, ठीक है। और लाइवली मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। तो आपको यहाँ पे लुक्रेटिव का मतलब पता होना चाहिए। अब जिनको नहीं पता होगा तो वो डेफिनेटली यहाँ पे इस चीज़ को नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। तो इसी के साथ आपका इंग्लिश का जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी मिला होगा, ठीक है, कैसे कैसे करना था, क्या चीज़ें करनी थी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन। तो इसका मैं बता देता हूँ पहले आपको, ठीक है, जो भी सिलेबस में आपके है, ठीक है, उसको अच्छे से कर लो। एंड बाकी क्वेश्चंस आपके खुद हो जाएंगे, वो मैं आपको इस टेक्निक से बता दूंगा कैसे आपको करना है, कौन से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको आपको एलिमिनेट करना है। एंड बाकी आपको एक ऑप्शन बचेगा, आप उसको टिक करके आ सकते हो। लेकिन जो सिलेबस के अंदर जैसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, जैसे डेट्स वगैरह आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कब बनी, एनसीईआरटी कब बना, एनसीटी, इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि वो फैक्चुअल आता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इज़ टू, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब पीपल रूल है यहाँ पे। तो जो एजुकेशन का गोल है वो क्या है, ठीक है, तो इनकरेज स्टूडेंट्स टू फॉलो ओनली ट्रेडिशनल बिलीव्स, तो ये आपका इंडोक्ट्रिनेशन होता है, ठीक है, INDOCTRINATI। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है कि जब आप बच्चों को वही चीज़ें सिखाते हो, वही चीज़ें डेवलप करते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, यानी एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन, रिजिड बिलीव्स उनको सिखाना। तो ये तो नहीं होगा ना, ट्रेडिशनल बिलीव्स तो नहीं होंगे ना। प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू ओबे अथॉरिटी विदाउट क्वेश्चनिंग, कि जो भी चीज़ बोली जा रही है उसको मान लेना है बिना क्वेश्चन करे, नहीं, ये भी इंडोक्ट्रिनेशन हो जाएगा। रशिया वगैरह में ऐसा होता है, ठीक है। फोकस ओनली, देखो जब भी आपको ओनली वर्ड दिखे तो आपको इसको काट देना है, ठीक है।
तो ये आपके तीनों कर जाएंगे। आपका बचेगा कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उनके अंदर डेवलप करना, कि विविधता जो होती है, कि हमारे क्लासरूम के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि हर बच्चे के अंदर उनके लिए एक दूसरे के प्रति जो है वो आपको रिस्पेक्ट डेवलप करनी है, एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो उनके अंदर, यानी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें आपको उनके अंदर डेवलप करनी है। ये हमारा गोल है, ठीक है, इंडिया के अंदर एजुकेशन का। उसके बाद एक बच्चा है, ठीक है, लो इनकम फैमिली से आता है, ठीक है, बच्चा जो है वो बिना काम करे, यानी होमवर्क जो करे उसको बिना करे स्कूल में आता है, और प्रोग्रेस भी उसकी बहुत स्लो है, ठीक है। तो इसमें से क्या लर्निंग रिलेटेड जो है वो इशू है यहाँ पे? तो देखो, इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंस होते हैं, बहुत अच्छी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से यहाँ पे क्या नहीं कर पाते, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना। तो इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट का भी नहीं है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो पढ़ने में, लेकिन वो बुक्स ही नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास, है ना। तो इसका भी नहीं लेना देना है। एंड टीचर का स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं, घर की कंडीशन है तो टीचर का स्ट्रिक्ट बिहेवियर से क्या फ़र्क पड़ेगा उसको, है ना। तो इसका आ जाएगा इन्फ्लुएंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड होम इन्वायरमेंट की इन्फ्लुएंसेस के कारण वो नहीं कर पा रहे। उसके बाद अ टीचर रिपीटेडली टेल्स स्टूडेंट कि एक बच्चे को बार बार बोला जा रहा है टीचर के द्वारा कि तुम वीक हो मैथमेटिक में, एंड ओवर द टाइम के बाद वो बच्चा जो है उस चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ मैं मैथ में वीक हूँ, और उसमें वो फिर एफर्ट्स डालना भी बंद कर देता है। तो दिस लर्निंग प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द दीज प्राइमरी, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ये, ठीक है, कौन सी लर्निंग प्रॉब्लम की एग्जाम्पल है ये? तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी बिलीफ पे जो है वो, या किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस होके किसी चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने बोला था, वो IAS ऑफिसर था, उसने बोला तो IAS नहीं बन सकता, अब मैंने उस चीज़ को मानना स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो ये हो जाएगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, देखो इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम कि मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। जब आप बीएड करोगे आपको सब सिखाया जाएगा वहाँ पे। मोटिवेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है, अभिप्रेरणा, यानी किसी मोटिवेशन एक ऐसी आप बोल सकते हो ड्राइविंग फोर्स होती है जो आपको ड्राइव करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि आपको कैसे गोल को अचीव करना है और क्या अचीव करना है। इसकी बात करते हैं, इसमें आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है और दूसरा आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जो आप खुद के लिए कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवी देख रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए बुक्स पढ़ रहे हो, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि जब आप किसी रिवार्ड के लिए कोई काम करते हो, ठीक है, जैसे कि मुझे स्कूल में A++ ग्रेड मिलेगा इसलिए मुझे पढ़ना है, तो मतलब आप किसी रिवार्ड के लिए पढ़ रहे हो, दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। वहीं पे पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड पनिशमेंट, जैसे बॉस ने बोला कि अगर आप कल तक ये कंप्लीट करके नहीं आए काम तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, तो मतलब आप पनिशमेंट से बचने के लिए कोई काम कर रहे हो। तो जब हम किसी रिवार्ड या पनिशमेंट से बचने के लिए कोई काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी ऐसी टाइप की अभिप्रेरणा। तो ये थोड़ा सा आ जाएगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग का लेना देना नहीं है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई बच्चा अच्छे से अगर परफॉर्म कर रहा है तो जब उसको बढ़ावा देते हैं, हम रीइंफोर्स करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि वेरी गुड, वेरी नाइस। क्लास के अंदर बोलते हैं ना कभी कभी, जब आप रिस्पॉन्स करते हो टीचर को, टीचर बोलते हैं वेरी नाइस, वेरी गुड, कीप इट अप, तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वहीं पे अगर कोई बच्चा जो है वो गलत बिहेवियर करता है तो हम बोलते हैं नो, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पढ़ोगे आप BF स्किनर की थ्योरी, क्या बोला था उन्होंने कि कैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट काम करता है, कैसे न्यूट्रल रीइंफोर्समेंट भी होता है, टोकन रीइंफोर्समेंट भी होता है। टोकन रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब कभी कभी क्या होता है ना, हम बोलते हैं छोटे बच्चों को कि कल जो मेरे को सुनाएगा मैं उसको चॉकलेट दूंगा, तो दिस इज कॉल्ड टोकन रीइंफोर्समेंट। इससे क्या होगा, बच्चों को बढ़ावा मिलेगा, बच्चे पार्ट लेंगे, तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हो। 49 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 49 क्वेश्चन आपसे कहता है कि स्कूल के अंदर जो है वो लिमिटेड कंप्यूटर है, कंप्यूटर बहुत कम है, इंटरनेट भी बहुत कम है, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है डिजिटल लर्निंग में। अब इस एजुकेशनल कंटेक्स्ट को एज अ टीचर आप कैसे हैंडल करोगे, कौन सा एक्शन जो है वो आप लोगे यहाँ पे? देखो, अवॉइड तो नहीं करना, नेगेटिव वर्ड आ गया निकाल दो इसको बाहर, ओनली वर्ड आ गया निकाल दो बाहर, ओके, मोबाइल फ़ोन नेगेटिव वर्ड निकाल दो बाहर, आस्क स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन, अच्छा ठीक है पॉजिटिव मान लेते हैं कि चलो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, लेकिन सभी बच्चों के पास मोबाइल होते हैं क्या? नहीं होते, तो गलत हो गया। तो इसमें आप क्या करोगे, लो कॉस्ट टीचिंग एड बनाओगे कि जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसका यूज़ करोगे, लोकली अवेलेबल मटेरियल का, टू स्टिमुलेट डिजिटल कंसेप्ट को उनको सिखाने के लिए। तो देखो एक पॉजिटिव लाइन आपको इसमें से ढूंढनी है, आपको ऑप्शन सारे सही लगेंगे लेकिन आपको देखना है नेगेटिव वर्ड कहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 की बात करें तो क्लास 4th का बच्चा है, ठीक है, गुड एट ओरल एक्सप्रेशन बट स्ट्रगल सेवरली विद रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज आपको अच्छे से करनी है।
लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इसमें आपका डिसलेक्सिया आ जाएगा जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग आता है आपका। उसके बाद आपका डिसकैलकुलिया, ठीक है, ये आपका कैलकुलेशंस के रिलेटेड आता है। उसके बाद आपका डिसग्राफिया आता है जो कि आपका डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ये आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को। और डिसफेजिया भी होता है, ठीक है, जिसमें आपको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि प्रॉपरली आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं होता इसी से, रीडिंग और राइटिंग से। पुअर टीचिंग मेथड में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिसलेक्सिया इन्होंने बिल्कुल दे रखा है तो आप इसको क्यों मारोगे, ठीक है। और मोटिवेशन का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से आपको बताना है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्कूल रेडीनेस असेसमेंट। देखो असेसमेंट की बात करते हैं पहले थोड़ी सी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असेसमेंट क्या होता है। एक होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ। सबसे पहले देखो असेसमेंट क्या होता है, आंकलन करना। और इवैल्यूएशन की बात करें तो इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन मतलब मूल्य, यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके जैसे फाइनल के एग्जाम होते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपका ये जेके बुक का एंट्रेंस हुआ ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका मूल्यांकन है, यानी इवैल्यूएट किया गया आपको, यानी यहाँ पे आपको कुछ स्कोर दिया गया, ग्रेड दिए जाएंगे, आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, और जिसके बेसिस पे आपको पास और फेल जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो यानी इवैल्यूएशन करते हैं हम डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग। वहीं पे असेसमेंट की बात करें तो ये होता है आपका आंकलन करना। आंकलन मीन्स जस्ट टू असेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो बच्चे की अचीवमेंट्स कितनी आई, ठीक है, एंड उनको देख के आप क्या करते हो, फीडबैक देते हो बच्चे को कि तुम्हारी कहाँ पे कमियाँ हैं। और टीचर्स को भी फीडबैक मिलता है इस चीज़ से। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लास में पढ़ाया, उसके बाद जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, मैंने बच्चों से ओरल क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू द टॉपिक। उसके बाद बच्चों में 10 बच्चे थे, 10 में से 8 ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, 2 जो है वो बिल्कुल ही नहीं बोल पाए। तो अब यहाँ से दोनों को फीडबैक मिलेगा। तो टीचर जो है वो बच्चों को फीडबैक देगा कि आपका ये वाला एरिया वीक है, तो बच्चों को फीडबैक मिल जाएगा। वहीं पे दूसरी साइड टीचर को भी फीडबैक मिल जाएगा कि मैंने हो सकता है सभी को एक मेथड से पढ़ाया है, मे बी मेरे मेथड में गलती हो सकती है, क्योंकि इन 2 बच्चों को थोड़ा अलग फोकस देने की ज़रूरत थी, मतलब मेरे को बच्चे की नीड के हिसाब से मेथड यूज़ करना चाहिए था। तो यहाँ पे टीचर को भी फीडबैक मिल जाएगा। तो ये जो आपका असेसमेंट होता है, इसका मेन रोल होता है फीडबैक प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि हम सुधार लेके आएँ, ठीक है। तो असेसमेंट का मेन गोल क्या होता है, टू इम्प्रूव, ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट लाइन में आ सकता है। वहीं पे इवैल्यूएशन का जो होता है टू प्रूव होता है, प्रूव करना मतलब डिसीजन लेना कि बच्चा फेल है या पास है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं होता, क्योंकि आप पास फेल होगे, क्या फीडबैक है उसमें, क्या इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो, नहीं लेके आ सकते हो, आपका साल वेस्ट हो जाएगा। डन। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्कूल रेडीनेस, कि बच्चा जो है वो स्कूल के लिए रेडी है या नहीं है, उसके लिए असेसमेंट करनी है, हमने आंकलन करना है। तो सबसे पहले हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग देखेंगे कि बच्चा जो है वो 6 ऑडिटरी प्रोसेसिंग देखेंगे कि बच्चा सुन सकता है क्या, जो चीज़ें बोली जाती है, तो ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका। फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स देखेंगे, यस देखेंगे। फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो आप यूज़ करते हो फाइन काम करने के लिए। जैसे मैं अभी हैंड राइटिंग कर रहा हूँ, तो पेन होल्ड करना बच्चा कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं, तो ये भी चेक की जाती है उसकी। उसके बाद ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, जो हम बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे आप चलते हो, ठीक है, स्टैंड होना, खड़े होना पैरों पे, ठीक है, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, तो क्या बच्चा खड़ा भी हो पाता है या नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या बच्चा स्कूल के लिए रेडी है या नहीं। अब चैप्टर टेस्ट जो है, मेमोरी आ जाएगा, सॉरी, मेमोरी भी देखी जाती है कि बच्चा जो है रिकॉल लर्न कर पाता है या नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जब चैप्टर टेस्ट की बात करें तो अभी स्कूल के अंदर तो आया ही नहीं ना, अभी रेडीनेस की बात कर रहे हैं ना। तो चैप्टर टेस्ट तो चैप्टर के होंगे, तो वो तो बाद में होंगे ना, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, क्लास 6 की बात हो रही है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है वो एकदम से काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चों को जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा है काम करने में। एंड इस सिचुएशन में कौन सा इशू जो है वो आपको देखने को मिल रहा है या हाईलाइट कर रही है, ये सिचुएशन कौन सा इशू को, किस इशू को ये सिचुएशन हाईलाइट कर रही है। तो यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड फॉर ऑल आर नहीं, देखो यूनिफॉर्म जब भी आपको वर्ड दिखे तो काट देना है आपको। यूनिफॉर्म होता है एक जैसा टीचिंग मेथड, नहीं, आप एक जैसा टीचिंग मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी होती है, बच्चों का अलग अलग लेवल होता है,
कुछ डिफरेंशिएबल होते हैं, कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कुछ जो है वो आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, है ना। तो आपको बच्चे की नीड के हिसाब से पढ़ाना है, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये जो आपका कुछ बच्चे जल्दी कर पा रहे हैं, कुछ धीरे कर पा रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत जो विविधताएँ हैं वो क्लासरूम के अंदर हैं, इसीलिए जो है वो कुछ बच्चे जल्दी कर पा रहे हैं, कुछ धीरे कर पाए। प्लस पुअर क्लासरूम मैनेजमेंट, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यहाँ पे देखो, एक टीचर है, ठीक है, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को और सिर्फ टेक्स्ट बुक की डायग्राम का ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे ब्रेन के बारे में पढ़ाया जा रहा है या हार्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो वहाँ पे क्या है, जो हार्ट की डायग्राम दे रखी है बुक पे वही यूज़ कर रहा है, ठीक है, विदाउट रियल ऑब्जेक्ट और मॉडल, बिना किसी रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ करे, बिना किसी मॉडल का यूज़ करे। तो दिस स्ट्रैटेजी क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग इशू, इस स्ट्रैटेजी से कौन सा इशू क्रिएट हो सकता है? तो इससे क्या होगा कि बच्चों को कंक्रीट एक्सपीरियंस नहीं होगा। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, कि वो एक्चुअल में नहीं देख पाएंगे कि हार्ट एक्चुअल में कैसे काम करता है, हार्ट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, डायग्राम से दिखेंगे उनको, लेकिन हार्ट जो है वो 3D शेप होती है, आपको पता है ना। लेकिन जब मॉडल से दिखाएंगे तो उनको अच्छे से समझ आएगी, अच्छा ये इसका जो है वो सुपीरियर वेना केवा है, ये जो है वो आर्टरी है, अरोटा है, ठीक है, ऐसे करके पल्मोनरी वेन है, सो ऑन। और बेटर विजुलाइजेशन तो होगी ही नहीं, है ना, प्रॉपरली विजुलाइज कर पाएंगे चीज़ों को। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? मूर्त, आपके सामने चीज़ रखी हुई है, आप उसको देख के सीख रहे हो। डिपेंडेंसी ऑन टीचिंग मटेरियल रिड्यूस थोड़ी ना करनी है, हमें उनको सिखाना है, हमें कंसेप्ट बिल्ड करना है बच्चों का, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। फास्टर कवरेज ऑफ सिलेबस, नेगेटिव वर्ड है, काट दो, यानी नेगेटिव लाइन है। 54 की बात करें, रूरल स्कूल है, ठीक है, और बच्चों का जो है अलग अलग टेंशन स्पैन है। कुछ बच्चे जो है वो फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। अब यहाँ पे इस एजुकेशनल कंटेक्स्ट में टीचर जो है वो कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? तो पुनिश वर्ड जो है वो नेगेटिव है, काट दो इसको। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो भी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको आप अलग से बिठा दो, नहीं, इससे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। कंप्लेन पेरेंट्स को, नेगेटिव नहीं करना है। तो आप जो है वो आइडेंटिफाई करोगे कि डिस्ट्रैक्शन का कॉज क्या है, किस वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रही है, क्यों बच्चे जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड ऐसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे या मेथड का यूज़ करोगे जिससे सारे बच्चे जो है वो इंगेज हो जाएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो पॉजिटिव लाइन आपको ढूंढनी है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, टीचर जो है वो यहाँ पे फेयर ऑफ पनिशमेंट यूज़ कर रहे हैं कि जो नहीं पढ़ेगा उसको 5 डंडे पड़ेंगे, ठीक है, होमवर्क करने के लिए। जैसे आगे कि जो होमवर्क करके नहीं आएगा उसको 5 डंडे पड़ेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी, यानी ये जो स्ट्रैटेजी है, ये कौन सी इशू को जो है वो क्रिएट करेगी? तो देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक लव ऑफ लर्निंग बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, जब तक मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का। क्योंकि इंट्रिंसिक क्या पढ़ा आपने कि जब मन से कोई चीज़ होती है कि मैं मन के लिए कर रहा हूँ, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे। यहाँ पे तो डराया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट होगी क्या? नहीं होगी लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट। बच्चा डर के मारे थोड़ा सा पढ़ेगा, जितना सुनाना है वो भूल जाएगा, रट्टा मारेगा वो, है ना। पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता कभी भी, डर के मारे तो कोई नहीं बन सकता। टीचर जो है वो अगर बच्चों को मार रहा है या डरा रहा है तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, कभी पॉजिटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता। एक्सटेंसिक मोटिवेशन हमने पढ़ा था ऊपर अभी कि एक्सटेंसिक मोटिवेशन क्या होती है? टू अवॉइड पनिशमेंट या फिर रिवार्ड के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंसिक मोटिवेशन, है ना। तो ये आपका आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट का डर है, मार पड़ेगी, करके जाना पड़ेगा। टेम्परेरी कंप्लाइंस, थोड़े टाइम के लिए वो उस चीज़ को मानेंगे। उसके बाद है टीचर इन अ क्राउडेड क्लास, ठीक है, 5th क्लास है, क्लास 5th सेक्शन, जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू हैंडल द एजुकेशन कंटेक्स्ट। आई थिंक ये फिर से वही वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, लास्ट ईयर भी आया हुआ था ये। 60 बच्चे हैं एक सेक्शन के अंदर, ठीक है, और अब यहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन देना मुश्किल होता है क्योंकि टीचर जो है वो हर बच्चे को अटेंशन नहीं दे सकता, जाके सबकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो सकती, 60 बच्चे हैं। तो इस सिचुएशन में टीचर जो है कौन सी टेक्निक जो है वो अडॉप्ट करेंगे इस एजुकेशन कंटेक्स्ट को हैंडल करने के लिए इफेक्टिवली, यानी एकदम प्रभावी तरीके से? टीच ओनली, नेगेटिव वर्ड हो गया, काट दो, ओनली नेगेटिव वर्ड हो गया। रिड्यूस द सिलेबस, नहीं करना है, जो है वो पढ़ाना है, तो ये तीनों नेगेटिव थे, काट दो, पीछे बचा एक। ग्रुप एक्टिविटीज़ का यूज़ करोगे आप, ठीक है। पेयर लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाओगे, पता क्या होती है पेयर लर्निंग, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रुप स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ क्या होती है कि आप ग्रुप बना दो, ठीक है, 10-10 बच्चों के ग्रुप बना दो, और उसमें क्या करो आप कि या तो खुद ही जाओ, ठीक है, हर एक ग्रुप के पास 5-5 मिनट लगाओ, हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि जो मेंटर बच्चा है, कोई अच्छा है, ठीक है, पढ़ने को, उसको आप बोल सकते हो कि इनको हैंडल करो, ठीक है, समझाने के बाद, और देखो इनका। इसी तरह से सेकंड ग्रुप बना लो। तो ग्रुप एक्टिविटीज़, पेयर लर्निंग वही आ जाएगा कि एक दूसरे को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा,
वही बता दिया मैंने आपको कि 10 बच्चों का ग्रुप बनाओ, ठीक है। पहले इनको 5 मिनट के लिए इनको जो भी क्वेश्चन हैं या कोई कंसेप्ट है वो समझाओ, फिर जो आपस में उनको बोलो कि डिस्कस करो। पेयर लर्निंग क्या होता है, जब हम एक दूसरे से सीखते हैं, जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो आप अडॉप्ट करोगे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57, इन क्लास 5th क्लासरूम स्टूडेंट हुज होम लैंग्वेज डिफर फ्रॉम द स्कूल लैंग्वेज रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग डिस्कशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन लर्निंग इशू। तो ये सबको पता है कि एक बच्चा है घर पे वो हो सकता है डोगरी बोलता है, ठीक है, लेकिन स्कूल जाने के बाद वहाँ पे बिल्कुल हिंदी में बात करी जा रही है, शुद्ध हिंदी में। लेकिन जब भी ग्रुप डिस्कशन होती है तो वो ये बच्चा बिल्कुल साइलेंट रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, भाषा जो है वो यहाँ पे रुकावट बन रही है, जो कि उसकी कंप्रीहेंशन एंड पार्टिसिपेशन को क्या कर रही है, अफेक्ट। कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन इसी वजह से तो नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रेंच में भेज दिया जाए, कोई फ्रेंच बच्चों का ग्रुप है, तो वहाँ पे जाके आप बोल पाओगे? कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगी। सब्जेक्ट नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। डिसलाइक जो है वो नेगेटिव वर्ड आ गया, काट दो। फेयर ऑफ मेकिंग मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ पेयर्स, फेयर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, लैंग्वेज ही नहीं आती है, तो कैसे होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 58। स्टूडेंट जो है वो रिकॉल करते हैं फैक्ट अबाउट प्लांट्स बट कैन नॉट एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ एज एन एजुकेशनल एक्सपर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन द टीचर शुड प्राइमली टेक। बच्चे जो है वो इजीली फैक्ट जो रिलेटेड है प्लांट्स उनको रिकॉल कर पा रहे हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, यानी रिलेट नहीं कर पा रहे कि उनकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो एज एन एजुकेशन एक्सपर्ट यानी एज अ टीचर आप कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो या कौन सा एक्शन यहाँ पे लोगे। तो आस्क देम टू मेमोराइज। देखो रट्टा तो मराना ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि NCF 2001 में चीज़ बताना भूल गया आपको, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें जो 5 प्रिंसिपल हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें वही था कि कनेक्ट करनी है आपको नॉलेज आउटसाइड इन्वायरमेंट रियल लाइफ के साथ, मेमोराइजेशन नहीं करवानी है आपको, ठीक है। एग्जामिनेशन जो है फ्लेक्सिबल होने चाहिए, और इनरिच करना है करिकुलम को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करो जिससे बच्चा इंटरटेनिंग रियल लाइफ के रिलेटेड है ना, सो ऑन, ताकि बोर्डम ना हो। तो मेमोराइज नेगेटिव वर्ड है, काट दो, ठीक है। विदाउट डिस्कशन वीडियोस दिखाना यानी मूवी देखने की जैसा हो गया तो नहीं। कंडक्ट ओनली आ रहा है तो ओनली भी काट दो, तो एक ही बचा डिज़ाइन एक्टिविटीज़ लिंकिंग कंसेप्ट टू रियल लाइफ। तो ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करो और जो भी कंसेप्ट हैं उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करो, ठीक है। जैसे बच्चों को अगर लीव्स के बारे में पढ़ाना है तो उनको बोलो कि आपने कौन कौन से पत्ते देखे हुए हैं, ठीक है, पत्ते दिखाओ उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो इस तरह से आप जो है उनको ईजिली सिखा पाओगे और बच्चे फिर बाद में कनेक्ट कर पाएंगे अपने कंसेप्ट को विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। 59 क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ अ फ्यू स्टूडेंट्स डोमिनेट वाइल अदर रिमेन पैसिव, यानी कुछ बच्चे जो है वो डोमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है बिल्कुल ही चुपचाप बैठे हुए हैं, आंसर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इशू इन द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। तो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी में कौन सा इशू है यहाँ पे? डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल इन ऑल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कहाँ हो रही है हाल में? कुछ तो बैठे हुए बेचारे चुपचाप। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ग्रुप मेंबर्स नहीं हो रही है। स्मूथ कंप्लीशन ऑफ द साइन टास्क, नहीं स्मूथ कैसे हो रहा है, ये तो बेचारे बोल ही नहीं रहे कुछ भी, तो ये गलत हो जाएगा। तो तीनों एलिमिनेट हो गए। अनइक्वल पार्टिसिपेशन अफेक्टिंग कलेक्टिव लर्निंग को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अनइक्वल पार्टिसिपेशन हो रही है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाते एलिमिनेट हो जाता है, और ऑप्शन 1 जो है वो प्रॉपरली इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज्ड इन द रोल ऑफ वेरियस एजुकेशनल एजेंसीज एज पर NEP 2020। तो किस चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है एज़ पर NEP 2020? जो हमारी एजेंसीज हैं कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो है एजुकेशन है उसको प्रमोट करना है अलग अलग डिसिप्लिन्स में। पहले क्या होता था, जैसे नॉन मेडिकल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अब ऐसा नहीं रहा है बिल्कुल। आप देखो हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं रहा है आपको। अगर आपको साइंस पढ़नी बायोलॉजी पढ़नी है यानी जॉलजी पढ़नी है, जॉलजी के साथ आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। फ्लेक्सिबल एजुकेशन विद रिड्यूस्ड फ्रेगमेंटेशन आपको कम करनी है। रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं आया है, ठीक है। लिमिटेड द यूज़, कम थोड़ी ना करना, नेगेटिव हो गया। सेपरेट गलत वर्ड हो गया, नेगेटिव, काट दो, ठीक है। वेरी नाइस। उसके बाद यानी वेरी नाइस ये उस बच्चे के लिए जिसने ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करे हुए हैं और ये वाला ऑप्शन टिक मारा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, इन मल्टीलिंगुअल क्लास सम स्टूडेंट हेजिटेट टू स्पीक ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स एज एन एजुकेशनल एक्सपर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन द टीचर शुड प्राइमली टेक, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअल क्लास क्या होता है? एक ऐसा क्लासरूम यहाँ पे एक से ज़्यादा भाषा का यूज़ किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। कुछ बच्चे जो है वो हेजिटेट यानी हेजिटेशन हो रही है उनको बोलने में लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तो एज एन एजुकेशन एक्सपर्ट आप कौन सी जो है वो एक्शन यहाँ पे लोगे? इग्नोर नेगेटिव वर्ड आ गया, काटो इसको। पुनिश नेगेटिव वर्ड, काटो इसको। ओनली नेगेटिव वर्ड, कट गए, तीनों के तीनों गए, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअल रिसोर्स यूज़ करने हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा जो है वो हिंदी अच्छे से, जैसे आपका B.Ed होता है, ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी से, GCOE तो यहाँ पे तो नहीं है ऐसा,
लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी से जो बीएड करते हैं हमारे एफिलिएटेड जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे आप ना 2 मीडियम के अंदर जो है वो पेपर दे सकते हो, यानी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो हिंदी इंग्लिश। तो मल्टीलिंगुअल रिसोर्स का यूज़ करो आप, कि एक से ज़्यादा भाषा में। जैसे कोई बच्चे अगर हिंदी में अच्छे हैं तो उनको हिंदी में मीडियम प्रोवाइड, यानी कंटेंट प्रोवाइड करो, रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। और अगर इंग्लिश में अच्छे हैं तो उनको इंग्लिश में करो, अगर डोगरी में अच्छे हैं तो उनको डोगरी में प्रोवाइड करो, है ना। और इनकरेज पीस सपोर्ट, एक दूसरे की सपोर्ट जो है उसको बढ़ावा दो। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, इन अ स्कूल with a limited digital resource, a teacher tries to use ICT without proper planning. Which of the following is a major issue with this approach? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक है, लिमिटेड डिजिटल रिसोर्सेज है, वहाँ पे बहुत कम डिजिटल रिसोर्स है, यानी स्मार्ट बोर्ड बहुत 1-2 है, ठीक है। टीचर जो है वो ट्राई कर रहे हैं ICT टूल को यूज़ करने की बिना प्रॉपर प्लानिंग करे, तो इससे क्या इशू जो है वो क्रिएट होगा यहाँ पे। ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होगी क्या? नहीं होगी। ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट कैसे होगी, है ना। टीचर प्रिपरेशन की नीड जो है वो रिड्यूस नीड फॉर टीचर, नहीं, ये भी नहीं होगा। इक्वल असेस नहीं होगी, कभी हो ही नहीं पाएगी। विदाउट प्लानिंग कोई भी चीज़ सक्सेस होती ही नहीं, है ना। तो इनइफेक्टिव इंटीग्रेशन लीडिंग टू डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि इससे क्या होगा कि ना ही टीचर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, यानी यूज़ कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को, ठीक है। और इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन ही आएंगी। क्वेश्चन नंबर 63, NCERT प्लेज अ की रोल इन द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया प्राइमरी बाय परफॉर्मिंग विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो NCERT कब बना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 1961 में बना है। और इससे ज़्यादा आपको फुल फॉर्म याद रखनी, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और क्या करता है ये मेन, अच्छा देखो यहाँ पे, क्या ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सभी बोर्ड्स के? क्या ये रेगुलेटिंग टीचर ट्रेनिंग? नहीं, टीचर ट्रेनिंग का तो इसके साथ रिलेटेड ही नहीं है, NCT करता है वो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। फंड टू स्टेट गवर्नमेंट, फंडिंग से कोई रिलेशन नहीं है इसका। फंडिंग जो है वो आपका UGC एजेंसी है, ठीक है, और जो कि हायर एजुकेशन के लिए ग्रांट्स देता है, इसीलिए उसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नाम पड़ा है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम भी नहीं करता है ये, ठीक है। एग्ज़ाम तो स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करता है, CBSE, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, ये नेशनल करिकुलम बनाते हैं और टेक्स्ट बुक्स जो है वो 12th क्लास तक तैयार करते हैं, ठीक है। और जो भी हम देखते हैं ना अभी तक NCF, जो मैक्सिमम NCF आए हुए हैं, ठीक है, और जैसे 2005 की बात करें या NCF 2000 की बात करें, तो ये सारे के सारे जो है वो NCERT के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। और जो अभी NCF 2023 में आए हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें आपके 4 ही NCF है। एक तो आपका NCF आपका स्कूल एजुकेशन के लिए बनाया, NCF आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCF आपका अडल्ट एजुकेशन, और NCF आपका टीचर एजुकेशन। ये कुछ 4 जो है वो आपके, जो आपका NCF 2023 है उसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद एज पर NEP 2020 विच आर द फॉलोइंग इज अ की गोल ऑफ एजुकेशन, का की गोल क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ को, ये नेगेटिव है, कहाँ इनइक्वालिटीज़ थोड़ी ना मेंटेन रखनी है। लिमिट की बात हो रही है तो ये भी खत्म हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है। फोकस सोलली मतलब ओनली, तो नहीं, ओनली नहीं करना है। तो देखो आप तीनों को एलिमिनेट कर सकते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्विटी को प्रमोट करना है, इंक्लूजन को प्रमोट करना है, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करना है। अब यहाँ पे हमारी टर्म्स आई हैं कुछ, इनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, नो इशू, 2x पे देख लेना आप इसको, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो होता है आपका इक्वालिटी, एक होता है आपका इक्विटी, एक होता है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। इससे पहले भी एक वर्ड आता है आपका स्पेशल स्कूल, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन आता है, स्पेशल स्कूल बोल सकते हो आप। स्कूल स्पेशल क्या आ जाएगा आपका, स्कूल आ जाएंगे। फिर आपका इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है। फिर आपका आता है क्या, इंक्लूसिव, जिसको हम इंक्लूजन कहते हैं, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन सब के ना मतलब पता होने चाहिए आपको, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन एवर वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज इक्वली, जब हम इक्वली रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 10 रुपीज़ हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है, अगर मैं दोनों को 5-5 रुपये दे देता हूँ, ठीक है, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, इक्वालिटी बोलूँगा, कि मैं यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ रिसोर्सेज की। बट एजुकेशन के अंदर या कहीं पे भी अगर हम बात करें तो इक्वालिटी से ज़्यादा इक्विटी पे फोकस होना चाहिए। इक्विटी क्या होता है कि जब भी हम रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन नीड्स, ठीक है, नीड्स के बेस पे जब हम रिसोर्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे इधर देखो, ये 2 बच्चे थे, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी जो है वो 10 रुपये थे, इसके पास 0 रुपया था, लेकिन मैंने फिर क्या करा, 5-5 दे दिए, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 15 रुपये हो जाएंगे, इसके पास कितने हुए, 5 हुए। ये इक्वालिटी हुई कि मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि मेरे पास 10 थे ना, तो मैंने 5-5 दे दिए दोनों को। लेकिन इसके पास ये A बच्चा था, ये जो B बच्चा था, ठीक है,
बी बच्चे के पास पहले कुछ भी नहीं था, ए के पास जो अब ऑलरेडी 10 थे, इसके पास 15 हो गए, 5 हो गए। यानी जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्स को, उसको हम इक्वलिटी कहते हैं। इक्विटी क्या होता है? नीड के बेसिस पे, यानी जिस नंबर का जूता आपको आता है, अगर मैं उसी नंबर का जूता दूंगा आपको, जैसे एक बच्चा है ए, अगर इसको जो है वो ऑलरेडी 10 रुपये हैं, बी बच्चा है इसके पास 0 रुपया है, और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, इसको 10 रुपये दूंगा ताकि मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकूँ। इसको बोलते हैं इक्विटी की नीड के हिसाब से। या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वालिटी में, जूते की एग्जांपल लेके, शू की एग्जांपल लेते हैं। तो इक्वालिटी में क्या होगा? जैसे दोनों को 7-7 नंबर दे दिया, जैसे ए बच्चा है इसको आता जो है वो 7 नंबर जूता है, 7 दे दिया मैंने, ठीक है, फिट हो गया। बी जो बच्चा है इसको आता है 6 नंबर, लेकिन मैंने इसको भी 7 नंबर दिया। दिस इज इक्वालिटी कि सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लेकिन जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जूते की एग्जांपल कैसे सेट होगी? ए बच्चा जो है इसको 7 नंबर चाहिए, मैं 7 ही दे रहा हूँ इसको। वहीं पे जो बी बच्चा है इसको 6 नंबर जूता आता है और मैंने 6 नंबर ही दिया। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। समझ आ गई कि नीड के बेसिस पे जब हम रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। एंड इंटीग्रेशन एजुकेशन, उससे पहले स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? देखो स्पेशल एजुकेशन क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंशियली एबल चिल्ड्रन होते हैं, इनको हम स्पेशली एबल चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है। स्पेशली एबल चिल्ड्रन जिनको कहते हैं, ये जो आपके विकलांग होते हैं, या जिनको हम बोलते हैं हैंडीकैप, या फिर आपका फिजिकली डिसेबल जिनको बच्चे कहते हैं, तो इनके लिए स्कूल बनाए गए थे। जब भी ये आपका स्पेशल मतलब बच्चों को इंटीग्रेट करने लगे थे कि हम इन बच्चों को भी पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले स्पेशल स्कूल खोले गए थे जहाँ पे सिर्फ यही बच्चे पढ़ते थे, यानी जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं आपके। उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं, इसे थोड़ा हम इनको क्या करेंगे, मेन स्कूल में लेके आएंगे, ठीक है, मेन स्कूल में लेके आएंगे, सभी बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन एजुकेशन में क्या था कि यहाँ पे स्कूल कुछ चेंजेस लेके नहीं आ रहे थे। यहाँ पे सेम, यानी जैसे आपका दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ की यहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी। जैसे कोई बच्चा, उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है या उसके लिए रैंप चाहिए, तो रैंप रूम नहीं थे, एडजस्ट करना पड़ रहा था। ज़्यादा एडजस्ट किसको करना पड़ रहा था? यहाँ पे चाइल्ड को करना पड़ रहा था। सफ़र कौन कर रहा था? चाइल्ड। इंटीग्रेशन में ऐसा हो रहा था, एकीकरण तो कर रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेन स्ट्रीम स्कूल में लेके तो आ रहे थे बच्चों को, यानी स्पेशली एबल्ड बच्चों को, लेकिन यहाँ पे दिक्कत किसको हो रही थी? जो स्पेशल चाइल्ड था बेचारा। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में यहाँ पे क्या हो रहा था? स्कूल अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे बच्चे को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? यहाँ पे स्कूल अपने आप को चेंज करते हैं, सारी की सारी फैसिलिटीज़ तैयार करते हैं सभी बच्चों के लिए जो एक रिक्वायर्ड होती हैं। चाहे वो आपका गिफ्टेड चाइल्ड है, उसके लिए क्या फैसिलिटी चाहिए वो आप प्रोवाइड करोगे। स्पेशली एबल्ड बच्चा है, उसके लिए रैंप चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर कोई बच्चा हियरिंग डिसेबल्ड है, सुनाई नहीं देता है, उसके लिए प्रॉपर ब्रेल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, या फिर जो ब्रेल आपको पता है उनके लिए होती है जो ब्लाइंड होते हैं ना, इन सभी के लिए फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करोगे। व्हील चेयर वाला बच्चा है, उसके लिए प्रॉपर रैम्प्स। तो यहाँ पे स्कूल जो है वो अपने आप को चेंज करने लगे। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। एंड हो गया क्लियर, इक्विटी क्या होता है, इंक्लूजन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सामाजिक परिवर्तन लाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 65 की बात करें, क्लास 5th टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट्स मेक रिपीटेड एरर इन एडिशन डिस्पाइट मल्टीपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसको फिर से हम ट्राई करते हैं। 5th क्लास है हमारे पास, ठीक है। टीचर ने नोटिस करा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो रिपीटेड एरर कर रहे हैं एडिशन करने में, बहुत बार उनको एक्सप्लेन करने के बाद भी बार बार गलतियां कर रहे हैं एडिशन करने में। तो आप एज एन एजुकेशन एक्सपर्ट, यानी एज अ टीचर कौन सा एक्शन जो है वो यहाँ पे लोगे? तो गिव देम एक्स्ट्रा। देखो ये एक्स्ट्रा वर्ड जो है ये नेगेटिव होता है, ये हमेशा याद रखना। वो सीटेट में भी काम आएगा आपकी, जब आप सीटेट अपेयर होगे उसमें, तो ये गलत हो जाएगा। आस्क देम टू कॉपी करेक्ट आंसर फ्रॉम द पेयर, कॉपी थोड़ी ना करना है, उसको खुद भी तो सिखाना है, गलत हो जाएगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चन, नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं रिड्यूस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप एंड मॉडिफाई द टीचिंग मैथड, कि उनका आपको क्या करना है कि किस तरीके से वो सॉल्व कर रहे हैं वो देखो पहले, या तो अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसको मॉडिफाई करो। 66 की बात करें, क्लास 6 क्लासरूम है हमारे पास। स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से आ रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो हेजिटेट कर रहे हैं शेयर करने के लिए अपना जो भी फैमिली फेस्टिवल्स हैं। एज अ टीचर हैंडलिंग दिस एजुकेशन कंटेक्स्ट, आप कौन सा बेस्ट अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट करोगे? अवॉइड नेगेटिव वर्ड है, काट दो इसको। ओनली नेगेटिव वर्ड है, लिमिट नेगेटिव वर्ड है। देखो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू शेयर एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कलर, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है जिसमें सभी बच्चे जो है वो भागीदारी पार्टिसिपेट करें, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या अपने जो बैकग्राउंड्स हैं उनको एक्सप्रेस करें वहाँ पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। देखो इसकी डेट जो है वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी है, वैसे मैं बता देता हूँ 2018 में आया था ये। और एक्चुअल में समग्र शिक्षा अभियान जो है ये आपका बना था बाय इंटीग्रेटिंग, यानी 3 चीज़ों को मिला के बना था। सर्व शिक्षा अभियान कब आया, आप डेट बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्लस टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मिला के आपका बना है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो है वो आपको 2009 में आया था। ठीक है, और टीचर एजुकेशन तो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। और एसएससी कब आया ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। और यहाँ पे है कि इन सपोर्टिंग स्कूल एजुकेशन, तो कौन सा जो है वो एम है समग्र शिक्षा अभियान का। रेगुलेटिंग हायर एजुकेशन, देखो हायर के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। रिसर्च है ऑन करिकुलम रिफॉर्म, नहीं लेना देना कोई। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, नहीं, वो एनसीटी करता है आपका, या एनटीए वगैरह, एनसीटी करता है वैसे। और प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सपोर्ट फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th, ये मैंने आपको बता दिया। एसएसए जो है अब आपका एलिमेंट्री तक आ जाएगा, और रमशा जो है वो आपका 12th तक आ जाएगा। ठीक है, 9th 11th 12th। और इसके बाद रूसा भी आता है जो कि आपका 2013 के अंदर आया था, राष्ट्रीय उच्च सतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ये हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए आया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 68, अ स्टूडेंट हु रिसेंटली लॉस्ट अ पेरेंट शोज सडन डिक्लाइन इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कंसंट्रेशन। तो एक बच्चा है, ठीक है, उसके पेरेंट की डेथ हो जाती है, और जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उसमें कमी आ जाती है, कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है। और यहाँ पे कौन सा लर्निंग के रिलेटेड इशू है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई है उसको। ठीक है, इंटेलिजेंस का क्या लेना देना इससे, है ना। पेरेंट किसी का मर जाए या कोई लव्ड वन अगर चला जाता है तो दुख होता है ना, तो इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है ना उसका। डिसइंटरेस्ट भी नहीं है, और पोर टीचिंग मेथड का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। फिलहाल इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है चल रही है बच्चे की। 69 की बात करें, क्लास 6 है हमारे पास। ठीक है, उसके बच्चे हैं। ठीक है, फाइंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सिट स्टिल, पे अटेंशन एंड कंप्लीट टास्क, मतलब उनको बैठने में दिक्कत है। ठीक है, एक जगह मतलब स्टिल होकर बैठने में दिक्कत है, लेकिन अटेंशन, डिफिकल्ट टू सिट स्टिल, अच्छा सिट स्टिल मतलब बैठने में दिक्कत है, अटेंशन देने में दिक्कत है, और टास्क करने में दिक्कत है। ही ऑफन डिस्टर्ब द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द बिहेवियर मेजॉरिटी में इंडिकेट। तो ये आपको अगेन पढ़ लेना, दिस इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं लर्निंग प्रॉब्लम, पॉसिबल अटेंशन, इसको बोलते हैं हम एक्टिव डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये सॉरी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। नॉर्मल चाइल्डहुड रेस्टलेसनेस तो नहीं है ये, लास्ट प्रॉब्लम ये भी नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं बिल्कुल। ये पढ़ लेना। ADHD ये मैंने आपको सारे बताए हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, क्लास 6 टीचर डिलीवर लॉन्ग लेक्चर्स वाइल स्टूडेंट सिट क्वाइटली। क्लास 6 है, टीचर यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर उनको, और बच्चे जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। यहाँ पे इस टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी में कौन सा सबसे बड़ा इशू है वो आपको बताना है। तो देखो बच्चे जब बैठते हैं, बच्चे यानी पैसिव हो गए हमारे यहाँ पे, टीचर यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा इशू है, लिमिटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव लर्निंग यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। हाई स्टूडेंट इंगेजमेंट कैसे होगी, नहीं होगी, बोर्डम होगा इससे। मोनोटोनस जब भी होती है ना, मोनोटोनी क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन, है ना, कि जब सिर्फ एक ही साइड से जो है वो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है तो उसको मोनोटोनस कहते हैं। तो इससे क्या होता है, बोर्डम होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं जब टीचर बोलता जाता है। तो इंगेजमेंट तो नहीं बढ़ेगी यहाँ पे। क्रिटिकल थिंकिंग तो बढ़ेगी नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग तब बढ़ती है जब बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चा जब चीज़ों को एक्सप्लोर करता है तो क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। अफेक्टिव यूज़ ऑफ क्लासरूम टाइम नहीं। ठीक है, 71 की बात करें, व्हेन अ स्कूल गिव एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू रैंक्स एंड मार्क्स। जब कोई स्कूल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं रैंक्स और मार्क्स को, जो कि चलता भी है अभी, बहुत सारे बच्चे जो है टेंशन करते हैं मेरे मार्क्स कम आ गए। नॉलेज 0 होती है, नंबर अच्छे आते हैं 99%, लेकिन बाद में जब जाते हैं आगे जाके तो पता चलता है उनको, कॉलेज में जब इंटर होते हैं तो वहाँ पे जाके फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनका फोकस ही रैंक्स एंड मार्क्स पे रहा है शुरू से। मार्क्स अच्छे आ गए रट रुट के जैसे भी करके, लेकिन बाद में जब कॉलेज में इंटर होते हैं तो कॉलेज का रिजल्ट देखोगे ना आप, बहुत सारे बच्चे जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें या कहीं और की बात करें तो ओनली 40% रिजल्ट होता है आपका। कहने का मतलब है 40% बच्चे पास होते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, ग्रेजुएशन लेवल की। उसके बाद स्टूडेंट ऑफन डेवलप फेयर ऑफ फेलियर, उनके अंदर जो है वो एक फेयर ऑफ फेलियर आ जाता है। दिस सिचुएशन मोस्ट लाइकली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इशू, इससे कौन सा जो है लर्निंग इशू जो है वो आ सकता है। हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा क्या, नहीं होगा। बेटर प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर चैलेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ फेल के डर से ही कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ पाएगा। एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस जो है वो
और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे लर्निंग जो है वो अफेक्ट होगी। तो वेरी नाइस, जिस भी बच्चे ने ये आंसर अटैम्प्ट करा है। उसके बाद आपका 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्रेरी गोल ऑफ एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी मीन्स अभी, है ना, इस संदर्भ में कौन सा जो है वो इनमें से लाइन जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है कि ये भी जो है वो गोल है एजुकेशन का। स्किल ओनली, देखो ओनली वर्ड नेगेटिव आ गया, ओनली वर्ड नेगेटिव आ गया, एक्सक्लूसिवली भी वही आ गया, तो ये आपका तीनों गलत हो जाएंगे। अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये भी आपका जरूरी है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, यानी रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिसोर्स का यूज़ करना, इन्वायरमेंट का यूज़ करना विदाउट हार्मिंग। यूज़ करो, आप नीड सेटिस्फाई करो अपनी, बट उनको सेव करके रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये तीन ऑप्शन नेगेटिव तो एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू NCF 2005, देखो मैंने आपको बताया अभी NCF 2005 अच्छे से पढ़ लेना, उसके प्रिंसिपल्स। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करें तो इनमें से कौन सा जो है वो मेजर गोल होगा, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट है। ये काटा क्यों मार दिया इसको, ओनली की बात हो रही है, काटो इसको, रट्टा नहीं मराना, ये बिल्कुल लिखा है। एक्सक्लूसिवली नेगेटिव टर्म, तो क्यों नहीं करा इसको आपने ठीक, ये ठीक, इसका ऑप्शन ये होगा। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे 5 प्रिंसिपल थे इसके। पहला क्या था कि रट्टा नहीं मरवाना, नो रोट मेमोराइजेशन, ठीक है। दूसरा जो था आपका कि जो भी आप क्लासरूम के अंदर चीज़ें करवा रहे हो उसको कनेक्ट करो आउटसाइड के साथ, ठीक है। एग्ज़ाम जो है वो आपके फ्लेक्सिबल बनाने हैं, आपको फेयर जो है वो बच्चे के अंदर कम करना है, और क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट ये डेवलप करनी है। और जो आपका 5th था वो था कि इनरिच करो। इनरिच मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं प्रोवाइड करनी है, और भी चीज़ें एक्टिविटीज़ ऐड करो, ठीक है, ताकि बच्चे को बोर भी नहीं होना चाहिए बच्चा। तो इसका ऑप्शन ये होना था, यहाँ पे काटा कर दिया हुआ, आई डोंट नो क्यों करा है। तो क्रिटिकल यानी क्रिटिसाइज़ करना, एग्जामिन करना चीज़ों को, और इंडिपेंडेंट जज मतलब बच्चा खुद डिसीजन ले सके, ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है उसके अंदर। तो बाकी सारे नेगेटिव ही तो थे। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, सिर्फ वही जॉब के लिए तैयार करना नहीं, लाइफ के लिए तैयार करना है उनको, सोशल लाइफ के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020। सेपरेट की बात हो रही है, नहीं करना है सेपरेट। वोकेशनल स्ट्रीम पता क्या होता है, वोकेशनल होते हैं जो प्रोफेशनल के लिए होते हैं, जैसे ला, सोआन है ना। एकेडमिक और इनको अलग नहीं करना है, इन्होंने बोला इंटीग्रेट करना है, तो गलत हो जाएगा, सेपरेट नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। प्रिपेयर ऑल स्टूडेंट ओनली की बात हो रही है, नेगेटिव आ जाएगा। डिले नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो इंटीग्रेट करना है आपको जनरल एजुकेशन के साथ वोकेशनल एजुकेशन को, मतलब जनरल एजुकेशन के साथ साथ बंदे को वोकेशनल भी तैयार करना है, यानी प्रोफेशन के लिए भी तैयार करना है उनको। आर्ट, मेडिसिन, और क्या होता है आपका मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, सोआन, डॉक्टर, सारे तैयार करने हैं आपको, यहीं से करने हैं। ऐसे नहीं हो कि बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसके काम ही ना आए। पहले होता था ना ऐसा कि आप जो है वो बचपन से जो पढ़ते आए वो आप बाद में जाते देखते हो काम ही नहीं आता कहीं पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप इंटीग्रेट करोगे कि अभी जो भी आप जनरल एजुकेशन में चीज़ें पढ़ाओगे वो कहीं ना कहीं उसकी वोकेशनल लाइफ में भी काम आनी चाहिए, यानी जब वो प्रोफेशन के लिए तैयार करे। 75 क्वेश्चन की बात करें, क्लास 7th साइंस क्लास के बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है फेल हो जाते हैं कंसेप्ट को न्यू सिचुएशंस में अप्लाई करने में, यानी एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये लर्निंग का 3rd स्टेप होता है अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपका आता है नॉलेज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, देन आपका आता है एप्लीकेशन। तो ये 3rd स्टेज आती है। तो देखो यहाँ पे कि अप्लाई नहीं कर पाते हैं अब जो भी उनको नॉलेज है, कंसेप्ट है। आप एज एन एजुकेशनल एक्सपर्ट यानी एज अ टीचर कौन सी एक्शन जो है वो यहाँ पे लोगे, तो रिपीट द सेम एक्सप्लेनेशन को रिपीट करोगे। मोर टेस्ट, देखो टेस्ट जो है वो नेगेटिव वर्ड हो, जब भी आपको टेस्ट दिख रहा है ना, जहाँ पे आपको असेसमेंट दिखे, फॉर्मेटिव दिखे, तो वो आपको टिक मारनी है। टेस्ट वर्ड नेगेटिव वर्ड होता है, काटो इसको। आस्क स्टूडेंट, मेमोराइज नेगेटिव वर्ड है, काटो इसको। रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग मेथड एंड ट्राई न्यू एक्टिविटीज़, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है कि जब आप एज अ टीचर जब आप कोई चीज़ पढ़ाते हो बच्चों को, तो उस चीज़ के ऊपर जब आप एग्जामिन करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हो एंड देन उस चीज़ को एग्जामिन करते हो, उस चीज़ के ऊपर सोच विचार करते हो, थिंक कंपाउंड करते हो कि मैंने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, बच्चों का रिजल्ट क्या आया, बच्चों की आउटपुट क्या आई, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग आई या नहीं, उस टाइप की टीचिंग को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है। ये 3 टाइप की टीचिंग होती है आपकी, ठीक है। एक आपकी होती है मेमोरी लेवल,
ठीक है। मेमोरी लेवल पे क्या होता है, जस्ट बच्चे को फैक्ट्स जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्स डेट्स ये रटाई जाती है, तो मेमोरी लेवल इज़ द लोएस्ट लेवल। ये आपका लोएस्ट लेवल जो होता है ना क्लास का, वहाँ पे सिखाया जाता है, जैसे बस बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में। उसके बाद सेकंड जो आपका आता है दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे को जो है वो रिलेशन समझाया जाता है कि जो चीज़ें हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। थर्ड वन इज़ द रिफ्लेक्टिव टीचिंग, जिसमें मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि रिफ्लेक्ट करना, कि जो बच्चा चीज़ें सीख रहा है उस पर रिफ्लेक्ट यानी उनको एग्जामिन करना, डिटेल्ड एग्जामिन एनालिसिस करना उनको, ठीक है। तो एज अ टीचर आप यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टीचिंग का यूज़ करोगे कि जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो क्या वो सही है गलत है, और नई नई एक्टिविटीज़ ट्राई कराओगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल गोल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, एथिकल वैल्यूज़ सही गलत की उनको सिखाना, एंड करेक्टर जो है लर्नर का डेवलप करना। ओनली नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, मनी नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, ओनली नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, तीनों के तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से, समझ आइए आपको। तो ऐसे ही आपको पेपर आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, और ये टेक्निक मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्वेश्चन नंबर 77, अ टीचर असाइन द सेम होमवर्क टू ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द लर्निंग लेवल क्या है उनका, बिना वो चीज़ देखे सबको सेम ही क्वेश्चन दे दिए। और मेन इशू क्या आ सकता है इसमें, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो इग्नोर हो रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे का जो है वो अपना एक पेस होता है, अपनी उसकी एक एबिलिटीज़ होती हैं, अपनी एक इंटेलिजेंस लेवल होता है, तो बच्चे के हिसाब से आपको क्वेश्चंस देने चाहिए, ना कि सभी को सेम। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस इंश्योर थोड़ी ना होगी इससे, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। सिंप्लीफाइंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस नहीं, आपको अपना फ़ायदा नहीं देखना, आपको बच्चों का फ़ायदा देखना है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन प्रोसेस टीचर करता है ना, तो टीचर जो है वो अपने लिए फ़ायदा थोड़ी ना देखेंगे कि सिंप्लीफाई यानी ईजिली मैं देख सकूँ कि सबका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द क्लासरूम, यूनिफॉर्मिटी तो बनेगी नहीं, ठीक है। आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं बनानी है, आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माइंड में रखना है, एंड देन अकॉर्डिंगली अपना जो भी टीचिंग मेथड है, आपका जो असेसमेंट मेथड है वो आपको तैयार करना होता है, टीचिंग मटीरियल तैयार करना होता है, टीचिंग एड्स तैयार करनी होती हैं एज़ पर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट एज़ पर योर कन्वीनियंस, समझ आई। तो ये सिंपल सा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, टीचर फाइंड दैट एडवांस लर्नर गेट बोर्ड वाइल स्लो लर्नर स्ट्रगल इन द सेम लेसन। अब क्या है कि बच्चे यानी वही आपके गिफ्टेड बच्चे बैठे हुए 2-4 क्लास में, ठीक है, वो बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं एंड देन बोर हो रहे हैं कि बार बार वही पढ़ाए जा रहे हैं सर, और जो बेचारे स्लो लर्नर हैं वो फिर उस चीज़ से सेम लेसन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप एज एन एजुकेशनल एक्सपर्ट यानी एज ए टीचर आप यहाँ पे कौन सा एक्शन जो है वो लोगे, ठीक है। टीच एट एन एवरेज पेस फॉर ऑल, गिव द सेम होमवर्क टू एवरीवन, फोकस ओनली नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। देखो तो ये आपको वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना कि बच्चों की नीड के हिसाब से आपको, मैंने आपको बताया ना, देखो सबसे पहले आप जब भी कोई लेसन प्लान बनाते हो ना तो आप पता क्या चीज़ें करते हो, तो थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आने वाले टाइम में जो बच्चे आएंगे उनको फ़ायदा हो जाए। तो देखो सबसे पहले आपका जो स्टेप रहता है ना, जब भी आप कोई लेसन प्लान बनाते हो तो आपका जो पहला चीज़ रहती है वो आपका होता है कंटेंट एनालिसिस करते हो आप। क्या करते हो आप, कंटेंट को एनालाइज करते हो कि क्या पढ़ाना है मैंने, क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें, जैसे डेफिनेशंस आएंगी, डेट्स आएंगी या सो ऑन, या कंसेप्ट आएगा, मीनिंग आएगा, जो भी चीज़ें। दूसरा क्या होता है, टास्क एनालिसिस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टास्क एनालिसिस। यहाँ पे आप अपने टास्क को एनालाइज करते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मैं करूँगा। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूँगा टॉपिक को, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करूँगा, देन उनको पढ़ाऊँगा, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट करना है, असेसमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। फिर आप यहाँ पे टीचिंग एड्स डिसाइड करते हो कि कौन सी टीचिंग एड्स मेरे को लेनी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को लेवल को ध्यान में रखते हुए आप सारी चीज़ें करते हो। तो वही आ जाएगा आपका कि यहाँ पे आप बच्चों की एबिलिटीज़ के हिसाब से अलग अलग टास्क जो है वो प्लान करोगे, ठीक है। अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन है, ये क्रिएटिव चिल्ड्रन है, उसको थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल का दे दो। करिकुलम इनरिचमेंट इनके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है, ज़्यादा जो है वो चीज़ें ऐड कर दी जाती है, और जो बेचारे स्लो है, स्लगिश हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको आप जो है वो थोड़ा ईजी टास्क दे सकते हो, ठीक है, यानी उनके लेवल के हिसाब से। 79 क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स पीरियड सम बॉयज़ रिफ्यूज टू लेट गर्ल ज्वाइन देयर टीम इन अ मिक्स्ड क्लास 7th ग्रुप। एज अ टीचर हैंडलिंग दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन द टीचर शुड प्राइमली टेक। अब देखो बच्चे हैं, ठीक है, लड़के जो है वो मना कर रहे हैं कि लड़कियां हमारे साथ नहीं खेल सकती, ठीक है, टीम में नहीं आ सकती। अलो बॉयज़ टू प्ले सेपरेटली टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, अलग से खेलना नहीं, आपको जो है वो इंटीग्रेशन यानी इक्वालिटी को प्रमोट करना है, तो इक्वालिटी कभी आ ही नहीं सकती, तो गलत हो जाएगा। सेपरेट नहीं करना है आपको, इग्नोर नेगेटिव वर्ड, पुनिश नेगेटिव वर्ड, तो एक बचा आपके पास कि एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करोगे ऐसी जो प्रमोट करेंगी इक्वल पार्टिसिपेशन एंड डिस्कस जेंडर इक्वालिटी, उनको साथ डिस्कस करो कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, आई थिंक आपका लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, ये 180 क्वेश्चंस हैं, लास्ट वाले हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। टीचर मेक स्टूडेंट मेमोराइज आंसर विदाउट एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट, तो मेमोराइजेशन को फोकस किया जा रहा है बिना एक्सप्लेन करे कंसेप्ट, ये इस प्रैक्टिस से जो है वो क्या इशू आएगा। तो रट्टा मारोगे तो आपको समझ आएगी क्या, कंसेप्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट की मोटिवेशन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, जब समझ ही नहीं आ रहा क्या मोटिवेशन बढ़ेगी, कोई भी प्रेरणा नहीं आएगी। डिसिप्लिन गलत है, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है आपको, ये मैंने आपको बताया नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव लाइन है सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी NCTE, ठीक है। अब NCT कब बना, आप मेरे को इसकी डेट बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो भी बताएंगे, और जो नहीं दे के आए हैं, जो तैयारी करेंगे अभी, वो भी बताएंगे, ठीक है। NCT के फंक्शंस क्या होते हैं, टीचर के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो रेगुलेट करता है ये स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। टेक्स्ट बुक्स तो नहीं बनाता है, ठीक है, टेक्स्ट बुक NCERT बनाता है आपका। मिड डे मील स्कीम इसका काम नहीं है, और नेशनल लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं कंडक्ट करता है ये, तो इजीली आप कर सकते थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन एज पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा जिसको कहते हैं। ये बच्चे की नीड के हिसाब से होती है, बच्चे के लेवल के हिसाब से होती है, बच्चे की साइकोलॉजी देख के, बच्चे का जो भी उसका पेस होता है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए, इनको हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। यानी जब बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, बच्चे को देख के जब एजुकेशन बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, एम क्या है, गोल क्या है। हाई मार्क्स, मार्क्स नेगेटिव वर्ड है, मैंने आपको पहले बताया। टेस्ट, मार्क्स, ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, इनको आपको काटना है। कंप्लीट द सिलेबस विद इन अ फिक्स टाइम, नहीं, आपको सिलेबस पे नहीं फोकस करना है। स्ट्रिक्ट नेगेटिव वर्ड है, काटो। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जो है वो प्रमोट करनी है आपको, ठीक है। तो ये आपका जो है प्राइमरी गोल जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का रहेगा। ऑल राउंड यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको करनी है यहाँ पे। होलिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना है आपको, यानी जो भी बच्चे की डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं, ठीक है। डोमेन्स क्या क्या आते हैं आपके, चाहे वो आपका फिजिकल डोमेन होता है, यानी शारीरिक रूप से विकास होता है उसका। सेकंड आपका जो है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट आता है, यानी उसका मानसिक विकास करना है। थर्ड आपका इमोशनल। फोर्थ आपका जो है वो सोशल, यानी समाज के लिए तैयार करना है, समाज के अंदर वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, इंटरेक्ट कर सके विद अदर पीपल। एंड फिफ्थ वन इज़ द मॉरल। मॉरल मीन्स द स्टूडेंट मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, वो भी पता होना चाहिए उसको। तो दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट। 83 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द CBSE। क्या करता है CBSE स्कूल एजुकेशन में? देखो टेक्स्ट बुक तो ये नहीं बनाता है ना, टेक्स्ट बुक नहीं। प्रोवाइडिंग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, नहीं, टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसका काम नहीं है। फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इसका काम नहीं है। तो ये क्या करता है, एफिलेटिंग स्कूल्स एंड कंडक्ट बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे काटा कर दिया है ये बच्चे ने, आई थिंक इसका ये क्वेश्चन आंसर गलत हो गया होगा। देखो आप सबको पता है CBSE क्या करता है, मॉडल टेक्स्ट बुक तो NCERT बनाता है ना, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं आप, एलिमिनेशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि इन्होंने गलत कर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, क्लास 7 स्टूडेंट हु वाज अर्लियर एक्टिव नाउ शोज नो इंटरेस्ट इन स्टडीज आफ्टर रिपीटेड लो स्कोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लर्निंग इशू। क्या आ सकता है कि पहले काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था वो क्लास के अंदर, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो इंटरेस्ट कम हो गया उसका स्टडीज़ में, ठीक है, और बार बार उसका स्कोर जो है वो कम आ रहा है, ठीक है, नहीं, बार बार कम स्कोर आने की वजह से इंटरेस्ट उसका कम हो गया स्टडीज़ में। तो कौन सा यहाँ पे लर्निंग इशू है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलपमेंट होगी है क्या उसके अंदर? अगर हुई होती तो वो खुद सेल्फ स्टडी करता, अपना लेवल रेज करता, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। फोकस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज़, फोकस बढ़ गया क्या उसका, लेकिन वो वहाँ पे भी तो नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये भी हो जाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्ट कंसेप्ट, अगर उसको होती तो मेरे को बताओ वो लो स्कोर लेके आता क्या? नहीं, अच्छा लेके आता तो ये भी कट गया। तो डिक्लाइन इन मोटिवेशन ड्यू टू रिपीटेड फेलियर, बार बार फेल होने की वजह से, बार बार उसका कम स्कोर आने की वजह से उसका जो मोटिवेशन है, जो उसके अंदर अभिप्रेरणा थी, जो ड्राइविंग फोर्स थी, वो कम हो गई है, निराश हो चुका है वो, इसीलिए जो है वो इंटरेस्ट कम हो गया हुआ उसका। होता है ना, जब आप 4-5 बार किसी एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हो, फेल हो जाते हो, फिर आप हिम्मत हार जाते हो, वही हिसाब है यहाँ पे भी। UGC की बात करते हैं तो ये कहाँ पे काम करता है, तो ये देखो इसके थोड़ा सा ये कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर ग्रांट्स आता है कि ग्रांट देने वाली कौन सी एजेंसी है, तो वो UGC होती है। स्कूल लेवल पे तो है नहीं इसका कुछ भी, ठीक है। NCERT वो आता है, SCERT आता है, आपका डाइट आता है, जो कि UGC का काम नहीं होता है। इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री, इसका भी काम नहीं है। और वोकेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर स्कूल की बात हो रही है, स्कूल के रिलेटेड है ही नहीं ये तो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, यानी हायर एजुकेशन के रिलेटेड है, तो एक ही ऑप्शन था यहाँ पे। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट काउंसिल, यानी वही एससीईआरटी आ गया। तो जो काम एनसीईआरटी करता है स्टेट लेवल पे, वो कौन करता है उसको, एनसीईआरटी, सॉरी एनसीईआरटी जो सेंट्रल लेवल पे करता है उसको एससीईआरटी जो है वो स्टेट लेवल पे करता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो नेशनल करिकुलम होता है उसको ये इंप्लीमेंट भी करता है, ठीक है। नेशनल लेवल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, रेगुलेट स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन ये तो एनसीईआरटी करता है, तो टिक मार दिए इसको। रेगुलेट स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, ये तो एनसीटीई करता है, पहले करते थे ये। हाँ रोल तो है इनका, लेकिन अभी जो है वो पर्टिकुलर एजेंसी आपकी एनसीटी ही है रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन। फाइनेंशियल ग्रांट टू यूनिवर्सिटीज यूजीसी प्रोवाइड करता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अडेप्ट करता है नेशनल करिकुलम को एंड प्रोवाइड करता है एकेडमिक सपोर्ट एट द स्टेट लेवल, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी सेंटर पे करता है ना नेशनल लेवल पे, वैसे आपका एससीईआरटी जो है वो स्टेट लेवल पे करता है। 87 क्वेश्चन की बात करें, टीचर यूज स्ट्रिक्ट कमांड एंड फ्रीक्वेंट पनिशमेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन, एज अ रिजल्ट मैनी स्टूडेंट हैव बिकम फेयरफुल एंड हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस और शेयर आइडियाज। मतलब एक टीचर है क्लास के अंदर, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए पनिशमेंट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है बच्चों के अंदर जो है अभी डर पैदा हो गया हुआ है और वो क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं या फिर आइडियाज़ भी शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी लर्निंग प्रॉब्लम जो है वो इस अप्रोच से क्रिएट हुई है, तो क्यूरोसिटी एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ जो है वो क्या हो गया है, सुप्रेस। मतलब बच्चे कभी बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो उनके अंदर क्यूरोसिटी होगी चीज़ों को जानने की, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो डर के हमारे पूछेंगे ही नहीं। स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, बोल ही नहीं पा रहे कुछ भी। एकेडमिक परफॉर्मेंस भी नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल किसी को कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो कैसे पूछेगा, नहीं पूछ पा रहा वो। एंड पार्टिसिपेशन क्लासरूम में बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मे बी 3 क्वेश्चंस और मोर। डाइट की बात करें, देखो सभी इंस्टीट्यूट के ऊपर एक एक क्वेश्चन आया गया, यानी जो भी आपकी एजुकेशनल एजेंसीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको करनी है। तो डाइट का जो प्राइमरी सपोर्ट एजुकेशन, मतलब प्राइमरी सपोर्ट एजुकेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कैसे जो है वो ये सपोर्ट करता है एजुकेशन को, तो ये मैंने आपको बताया था, प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग देता है ये किसको, एलिमेंट्री टीचर्स, यानी जो आपके 1st से लेके 8th क्लास तक टीचर होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है आपकी, 6 से लेके 14 ईयर तक जो आपकी एजुकेशन होती है बच्चों के लिए, यानी 8th तक। तो उन सभी टीचर्स इसमें आपके जो है स्कूल के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आते हैं, जो भी आपके टीचर्स होते हैं उन सभी को ट्रेनिंग देता है, आपको इन सर्विस हैं चाहे प्री सर्विस हैं, ठीक है। रिसर्च फॉर नेशनल करिकुलम नहीं करता है, ये स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ गलत हो गया, और सेकेंडरी की बात हो रही है तो नहीं, ठीक है। उसके बाद 89 क्वेश्चन की बात करें, टीचर कंडक्ट ओनली रिटन टेस्ट इन द एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द चैप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इशू विद दिस असेसमेंट। देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट ड्यूरिंग लर्निंग मिलेगा क्या, देखो इमीडिएट फीडबैक मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ओनली रिटर्न की बात हो रही है, तो पहले ही नेगेटिव है ये। तो फीडबैक आपका मैंने बताया था कि जैसे अगर मैं डेफिनेशन भी बता रहा हूँ बच्चों को, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको पढ़ाया था ये लास्ट पेपर में। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि हर एक चीज़ के बाद आप बच्चे को असेस कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं CCE, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कि आप यहाँ पे बच्चे का निरंतर जो है वो इवैल्यूएशन करते हो पढ़ाते टाइम। यानी आपने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा तो आप बच्चों को पूछोगे बताओ मैंने क्या बोला, आपको ने कोई फार्मूला बताया, बताओ मैंने क्या बताया, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताई, क्या होता है, मीनिंग बताया, अच्छा क्या होता है। तो आप हर एक चीज़ के बाद क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे एंड ऑफ ईच चैप्टर की बात हो रही है, ना कि एंड ऑफ द लेसन। जब एंड ऑफ द लेसन लिखा होता है यहाँ पे अगर, तो ठीक है, फिर आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाता है कि इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर लेसन होता है, यहाँ पे चैप्टर लिखा है, तो चैप्टर एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, चैप्टर जो है वो आपका 1 वीक या 2 वीक आपके लगते हैं। तो 2 वीक के बाद क्या ही पता चलेगा, क्या ही फीडबैक मिलेगा बच्चे को। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, वो डेली करेगा इवैल्यूएट, तभी पता चलेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आज आपने एक्सरसाइज पढ़ाई, कल आपने एक्सरसाइज पढ़ाई, मतलब पूरा चैप्टर की 5 एक्सरसाइज है, 5 दिन लग गए, 6ठे दिन आपने जाके टेस्ट लिया, तो बच्चे को कहाँ पे डिफ़िकल्टी आई पता कैसे चलेगा, है ना। वह तो आप ओवरऑल नंबर दे के छोड़ दोगे ना। तो लेकिन अगर आप डेली अगर एवैल्यूएट करते, यानी फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन करते, तो आप इमीडिएटली फीडबैक भी दे सकते थे, डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आ रही हैं वो भी आपको समझ आ जाती, ऑलराउंड लर्नर एबिलिटीज़ भी डेवलप हो जाती, ये तीनों आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैक ऑफ कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव एवैल्यूएशन, कि इस चीज़ की कमी है। तो CCE का कंसेप्ट जो है 2012 से जो अब आपका जो आपका ये एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है, ठीक है, कि बच्चे का जो है वो निरंतर यहाँ पे यानी फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन की जाएगी,
ठीक है। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स, आप जब भी पढ़ा रहे हो उस टाइम पे करोगे। एंड कंप्रिहेंसिव मीन्स सारे के सारे जो डोमेन्स हैं, सिर्फ आपका ये नहीं देखना है कि बच्चे का कॉग्निटिव लेवल नहीं देखना है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में कैसा है, नहीं, आपका करिकुलर भी आएगा इसमें, प्लस यानी जिसको हम स्कोलेस्टिक कहते हैं, SCHOLESTIC, स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक मतलब सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, और साथ में को स्कोलेस्टिक मीन्स गेम्स वगैरह में भी। ये सारी चीज़ें मतलब सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के, वो आपको इवैल्यूएट करने हैं कि बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास, दिमागी रूप से विकास हो रहा है कि उसका फिजिकल भी हो रहा है, मॉरल हो रहा है, सोशल हो रहा है, सारे के सारे डोमेन्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओनली रिटन टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे रिटन टेस्ट से सिर्फ आप उसका कोग्निटिव लेवल ही चेक कर सकते हो, और बाकी चीज़ें ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ये तभी हो पाएंगी जब आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हो। फॉर्मेटिव मतलब हर एक टॉपिक के बाद, हर एक लेसन के बाद, जब भी आप लेसन दे रहे हो। लेसन यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो आप एक दिन में पढ़ाओगे। क्लास 4th स्टूडेंट कंसिस्टेंटली राइट्स 8 + 5 12। एज अ टीचर आप क्या यहाँ पे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है इस लर्निंग इशू के लिए लोगे। बच्चे को डांटना गलत बात है, नहीं डांटना, ओनली गलत बात होगी, ठीक है। कॉपी, देखो तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। तो एनालाइज द एरर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड थिंकिंग प्रोसेस। एरर को एनालाइज करो, फिर देखो कि बच्चा क्या सोच रहा है, उस हिसाब से फिर आप बाद में डिसीजन ले सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट किसके बारे में, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में हमने बात करी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जब आपका न्यू सेशन आएगा तो हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, आपको हर एक चीज़ जो है वो शेयर करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कैसे करने हैं, और थोड़ा डिटेल में भी आपके साथ डिस्कशन हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रेपिटेशन होने के बहुत कम चांस होते हैं, आप जस्ट इनको देखते जाओ और याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आया कि पहली स्टेट कौन सी है इंडिया की जिसने अपना लॉन्च करा है ऑन सैटेलाइट। तो ये असम जो है वो हमारी यहाँ पे स्टेट है, ठीक है, जिसने लॉन्च करा है ये, ठीक है। CM हेमंत जो विश्वास शर्मा है वहाँ के, ठीक है। और किसके साथ मिलके करा है इन्होंने, तो यहाँ पे लिखा भी है, बहुत अच्छी नॉलेज थी इस बच्चे को आई थिंक। तो इसरो के साथ जो है वो यहाँ पे जो आपका इसरो इन SPAC है, ठीक है, उसके साथ। और दूसरा क्वेश्चन की बात करें 92 की, तो ये आपको पता था, वैली ऑफ कश्मीर जो है वो, ये कर लो, इसको याद, काम आएगा JK SSB में भी। तो सर वाल्टर लॉरेंस जो थे, इन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। और ये बुक लिखी गई थी 1895 में, ये आप डेट भी याद रख सकते हो, ठीक है। जिसमें इन्होंने जो है वो डिटेल में जो है वो बात करी थी, ठीक है, जियोग्राफी, कल्चर एंड लाइफ ऑफ कश्मीर जो है वो इस ईरा में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अलेक्जेंडर कनिंघम ने कौन सी बुक लिखी है, ये आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, ठीक है, तो यहाँ पे आया कि मेडिसिन में किनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है, मेडिसिन के अंदर। तो ये हरविंद खुराना जी थे, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था, RNA से जो है वो बनाया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने कहाँ लिखा हुआ है, 1968 इन जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस में, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। ये आपका एस्थीनोस्फेयर होता है, ठीक है। एस्थीनोस्फेयर ये आपका अपर पार्ट होता है, ठीक है, किसका, जो आपका को मेंटल होता है, ठीक है, अपर मेंटल और उसके बीच में होता है, ये लिक्विड पार्ट भी होता है आपका, ठीक है। और मीजोस्फेयर तो आपका जो है वो ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है। लिथोस्फेयर आपका पूरे पार्ट को बोलते हैं। इनर कोर तो आपका बिल्कुल ही अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है इंडिया में। तो ये अगेन आपका जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन जो थे, इन्होंने टिक मारी है, पहले तो पता नहीं काटा क्यों करा इसको, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको ऑपरेशन फ्लड से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड से भी याद रखना है आपको। दूसरे यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं, MS स्वामीनाथन दे रखा है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग दे रखा है। तो याद रखना है जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है, जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है, उसके रिलेटेड आ जाएंगे आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये वर्ल्ड के आ जाएंगे। और इंडिया की बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन आ जाएंगे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो हमारे हैं वो प्रेसिडेंट एंड प्लस हमारे स्पेस के रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा लिख सकते हो, मिसाइल मैन जिनको हम कहते हैं स्पेस प्रोग्राम के रिलेटेड। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 96। तो 96 की बात करें तो इसका आपका ऑप्शन है 1/3 4th, ये आपके सही है,
इन्होंने दिया ही नहीं है वैसे, 1, 3rd और 4th, ठीक है। तो ये देख लो थोड़ा सा, द कैरोलिस इफेक्ट डिफ्लेक्ट्स विंड टू द राइट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कैरोलिस इफेक्ट किससे आता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जो आपकी अर्थ रोटेट करती है ना, उससे जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम बोलते हैं कैरोलिस, ठीक है, इफेक्ट। और मैराइना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन, यस। आप इसको मेरे को डेप्थ बताना है कमेंट सेक्शन में कितनी है, ठीक है। 11,000 मीटर के आसपास इसकी जो है वो डेप्थ है आपकी। और एंडीज आर द लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यस। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इसका क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपका गलत हो जाएगा। एल नीनो इन्वॉल्व्स वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये आपका सही आ जाएगा। ओ सॉरी मैंने गलती से ऐसे कर दिया। तो ये तो आपका है नहीं। हाईएस्ट माउंटेन रेंज तो आपका हिमालयन रेंज आता है ना, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट भी आता है। उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो जो भी आपके डेज़ होते हैं इंटरनेशनल डेज़, ये आपको थोड़े से पढ़ लेने हैं। तो 7 अप्रैल आ जाएगा। और ये करंट अफेयर के रिलेटेड आ जाएगा कि कौन आए थे, ठीक है। 77th रिपब्लिक डे 2026 में, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। उसके बाद आपका आता है कि विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द आई, जो कि प्राइमरली क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, कितनी लाइट जाएगी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब आप अंधेरे से बाहर आते हो, यानी डार्क रूम से बाहर निकलते हो, तो आप अपनी आई को श्रिंक कर लेते हो। तो इससे क्या होता है कि जो आपका आयरिस है, ठीक है, वैसे प्यूपिल होता है, ठीक है। तो इन्होंने आयरिस लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही है आपका। तो आयरिस होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंक क्यों कर जाता है, क्योंकि वो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है लाइट को। तो जो लाइट अंदर कितनी जाएगी, बाहर कितनी जाएगी, तो वो आयरिस कंट्रोल करता है, ठीक है। रेटिना पे आपकी इमेज बनती है। एंड वहीं पे अगर हम बात करें कॉर्निया की, तो ये आपकी क्या होती है, आउटर लेयर होती है, जो कि लाइट को फोकस करने में हेल्प करती है। एंड लेंस जो है वो आपका आइरिस के पीछे होता है, ठीक है। और जो रेटिना पे लाइट फॉल करती है उसको ये डायरेक्ट करता है। उसके बाद आता है व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड फॉर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं आपकी। विच आर द फॉलोइंग 2 पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वर अवार्डेड द पद्म श्री इन 2026 में। तो ब्रिजलाल भट्ट एंड प्रोफेसर शफ़ी शौक जो है, इनको यहाँ पे दिया गया है। ब्रजलाल भट्ट जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनको मिला गया है सोशल वर्क और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए मिला था। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं आएगा आपको, 26 का करंट अफेयर है। नोबेल प्राइज़ किसको मिला है 2024 में, तो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है मेजर फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूड करती है जी, ठीक है। लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से कितना ऊपर है। और हिमालयन माउंटेन भी करते हैं, यस करते हैं। और डिस्टेंस फ्राम द सी, जितने एरिया सी के पास होते हैं तो वहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू सी, जिसके कारण वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो इसके सारे के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 104, विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले आपके राइट हुआ करते थे 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, और अभी यहाँ पे रह गए हैं 6, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हमने निकाल दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट अंडर आर्टिकल 19 के अंदर। तो प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, गलत लिखा है शायद इन्होंने, ये तो 30 आर्टिकल डील करता था ना इससे। तो इसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्या है ये। तो ये जो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। 1978 में हुआ था ये आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी याद रख लेना, ठीक है। इसमें क्या गया था आपका, जो आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, वही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एज 6 to 14 तक प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और ये आपकी हुई थी 2002 में। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्या पता टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पूछा जाए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होस्ट द हाईएस्ट रिवर्ड वैष्णो देवी श्राइन। तो ये आपका त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पता है। उसके बाद ये देख लो थोड़ा सा स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की बात करें, ये हमारे आते हैं, पहली बात तो ये हॉटस्पॉट रीजन है आपका। और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, यस पाए जाते हैं, ठीक है। डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो है वो ईस्टर्न स्लोप पे पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट की, वेरी नाइस पाए जाते हैं। और रेनफॉल के वेरिएशन के कारण ये डिफरेंस है। तो इसके आपके तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, ठीक है।
और कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं यहाँ पे, मैगोनी हो गया, ठीक है, इबोनी हो गया, साल, टीक, साल, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना है आपने। उसके बाद आपका 107 की बात करें, हु इज आइडेंटिफाइड द नोबेल प्राइज विनर, ये देख लो, इसको रटना है रट लो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, जिसमें आपको यहाँ पे बाबा जीतो दी कथा, ठीक है। दूसरा, किंग मालदेव रूल कब करा इन्होंने रूल, बाबा जीतो की सेक्रीफाइस कब हुई, और महाराजा रणबीर सिंह जो थे इनका रेन था। तो इसमें मेरा नाम याद रख लेना आपने, गुलाब रवि प्रा है, ठीक है। तो मेरे को गुलाब बना दो आप फिलहाल, ठीक है, मेरा नाम रवि है। तो गुलाब रवि, तो गुलाब सिंह थे, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह, ऐसे सीक्वेंस में याद रख सकते हो आप इनको, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो आपका महाराजा रणबीर सिंह थे, ठीक है, तो इनका जो है वो आपका 1857 में आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें जो कथा थी बाबा जीतो की, ठीक है, तो ये जो है वो आपका 1884 तक कैसे करके आपका लिखा गया था इसको, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है बाबा जीतो सेक्रीफाइस इज लाइफ, तो इन्होंने अपनी जो सेक्रीफाइस करी थी लाइफ अबाउट 15-16 सेंचुरी में, ठीक है। तो ये बहुत पुराना हो जाएगा। और किंग मालदेव जो थे ये आपका आ जाएगा 14th सेंचुरी में रूल आ जाएगा इनका, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पे आपका ये आ जाएगा, थर्ड फोर्थ फंथ इनको आप याद भी कर सकते हो। उसके बाद ये सन मार्टन टेम्पल, ये सबको पता है, ललित मुक्त पिता थे। और अगर हम बात करें तो कहाँ पे है ये, अनंतनाग में है, ठीक है। और दूसरा आपका इसका आ जाएगा कि ये जो है किस डायनेस्टी से थे, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है आपने, करकोता डायनेस्टी से, वैसे आप याद कर सकते हो इसको। अभी थोड़ा स्लो डाउन हो गया हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत बोल चुका हूँ, 1 घंटा 45 मिनट। तो धीरे धीरे हम करेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है। ये दीदा अवंतीवरण ये पढ़े होंगे आपने, तो JNK का भी थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से जो बेसिक है वही आएगा। अच्छा, उसके बाद जियोग्राफिकल फीचर प्राइमरी सेपरेट अरेबियन सी ड्रेनेज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज से क्या चीज़ है जो अलग करती है, तो दिल्ली रिज आ जाएगा, अरावली आ जाएगा, और शायदरी ये आपके रेंज आ जाएंगी जो कि अलग करती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा कि ये थोड़ा देख लो आप, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, 4th इकॉनमी बना है इंडिया, तो किसको ओवरकम करा है इन्होंने, ठीक है, टेक ओवर करा है, तो ये आपका जापान आ जाएगा। उसके बाद अशोका चक्रा जो है वो ये करंट अफेयर का आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये भी आपका करंट अफेयर के रिलेटेड ही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो JNK में अभी चल रहा है, ठीक है, कौन सा है, और इसका आ जाएगा पाकल डल, जिसकी जो आपकी कैपेसिटी रहेगी वो आपकी रहेगी 1000 मेगावाट, ठीक है। और किस पे बन रहा है ये आपका, मरुदुसर रिवर जो है आपका, जो कि चेनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, तो उस पर ये बन रहा है आपका, ठीक है। एंड नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। तो किसकी बर्थडे जो है वो, यानी बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बता देना है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और इसको डिक्लेयर कब किया गया था, 1984 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इंटरनेशनल योगा डे जो, ठीक है, तो कौन सी डेट को जो है वो मनाया जाता है, ये आपका 21 जून जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है कि 21 जो है वो जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे होता है, आप सबको पता होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, जिसको हम समर सोलिस्टिस भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, नॉट वन ऑफ द 3 फाउंडेशनल सूत्रास ऑफ द ग्लोबल AI समिट, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, ये तीनों थे, प्रॉफिट नहीं था। उसके बाद ये भी देख लो, बुडशाह किसको कहते हैं, तो सुल्तान जैनुलब्दीन को कहते हैं। वहीं पर अगर हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, देखो ड्रेनेज पैटर्न ये आपने थोड़े से पढ़ लेने हैं, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न जो है वो कैसे कैसे आपके बनते हैं, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा है व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, यानी ऐसे करके आपका पहाड़ है, ऐसे बना देते हैं हम पहाड़, तो रिवर ऐसे करके निकलता है, ठीक है, ऊपर से, मतलब चारों दिशाओं में पानी ऐसे नालियाँ बनाता जाता है, उसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। तो डेंड्रिक पैटर्न, ट्रैली, सेंट्रीपिटल, ये भी आपने पढ़ लेना। सेंट्रीपिटल ऐसे होता है जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर से रिवर जाती है। उसके बाद आपका आता है गिव द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स इन एग्रीकल्चर इन JNK, सैफरॉन इज द स्पाइस कल्टिवेटेड इन JNK, सही बात है। जीरा इज द फ्रूट कल्टिवेशन इन JNK, जीरा फ्रूट नहीं है, कट, ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। उसके बाद आपका आ जाएगा, ये भी देख लेना थोड़ा सा आग की फॉर्मेशन। अच्छा, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन जो है
इसकी फॉर्मेशन का ओरिजिनल आइडिया यानी सार्क जो है आपका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका किसने दिया था? तो प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ऑफ बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डिस्क्राइब एज एन एंटीसीडेंट रिवर, जो कि ओरिजिन होता है रकस्तल नियर मानसरोवर से जिसका ओरिजिन होता है। तो इसका आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सतलुज रहेगा, ठीक है। तो एंटीसीडेंट रिवर का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिवर जो कि माउंटेन की अपलिफ्टमेंट होने से पहले से बना हुआ होता है। बाद में रिवर अपलिफ्ट हो गया, ठीक है, सॉरी माउंटेन अपलिफ्ट हो गया, लेकिन उससे पहले से एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा का ये थोड़ा देख लेना आपने, देखना इंडस रिवर कहाँ से निकलता है, ठीक है। 124 क्वेश्चन आ जाएगा। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर डिस्पाइट बीइंग अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द सेम, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, यानी घनापन जिसको कहते हैं। ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज कितनी है यूनाइटेड नेशन की? तो 6 आ जाएंगी आपकी, ठीक है। ये भी आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो इसको मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ याद करने का, ठीक है। फेसर याद रख लो, इसका क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें आपका इसको कैसे याद रखना है अपने फेसर से, ठीक है। एफ से आपका फ्रेंच आ जाएगा, ए से जो है आपका अरेबिक आ जाएगा, सी से जो है आपका चाइनीज़ आ जाएगा, ई से आपका जो है वो इंग्लिश आ जाएगा, और आर से जो है वो आपका रशियन आ जाएगा, और इसके साथ आपने स्पेनिश लिख लेना है, ठीक है। तो फेसर स्पेनिश जो है ऐसे याद रख लेते हो आप, ये आपकी लैंग्वेज आ जाएंगी। उसके बाद 120 ये आप कर सकते हो कि ज्वाइन करा, किसने ज्वाइन करा। एंड रायत रंगनी के ऑथर कौन थे? कलाना थे, ठीक है, ये आप सबको पता है, ठीक है। और इन्होंने डेट कब लिखा था इसको? 1148 और 1150, है ना, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो। और राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है ये आपको मेरे को बताना है। वैसे बता देता हूँ, द रिवर ऑफ किंग्स, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 128, ठीक है। तो पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है जम्मू एंड कश्मीर ने, ठीक है। ये आप करंट अफेयर का आ जाएगा, ये भी करंट अफेयर आ जाएगा, इसको देख लो आप, ठीक है। उसके बाद माइग्रेटरी एरिया लोकेटेड कंटेजियस टू द झेलम बेसिन, तो होकर सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म बिकम इंडियाज फर्स्ट, ये भी देख लेना थोड़ा सा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये पढ़ लेना, ठीक है। हेज में है ये, नीदरलैंड के अंदर काटा मारा है, पता नहीं क्यों मारा है, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रियम्बल जो है आपका, उसको आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन का? तो N.A. पालकी वाला जो है उन्होंने बोला था इसको। एंड ये भी थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 ये आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। आंसर सबके मार्क करे हुए हैं, तो आप सब ने इनको ट्राई करनी है सॉल्व करने की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वैसे ट्राई कर देते हैं, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें तो इसको भी, ये जो एज पे क्वेश्चन होते हैं इनको देख लेना कैसे निकालना है, देन ट्राई करना। 139 भी आपको आंसर मिल जाएगा, 140 का मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करना है आपको इस एक्सप्रेशन को, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। ये आपके डायरेक्शन सेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, और यहाँ पे एनालॉगी के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, ठीक है। और ये आ जाएगा इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। उसके बाद डिस्टेंस, ये डायरेक्शन सॉरी फिगर के ऊपर आ जाएगा, यानी नॉन वर्बल आ जाएगा आपका। यहाँ पे अगेन उसके ऊपर आ जाएगा एज के ऊपर, ठीक है। एंड ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद अब इमीडिएटली जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ये कोड, ठीक है। तो इजी पेपर आता है, ठीक है। आंसर मार्क करे हुए हैं, ट्राई करो इनको सॉल्व करने की, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आराम से 167, 173 एंड सो ऑन। वीडियो पास कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन ये सारे मैंने फास्ट तो नहीं मूव कर दिया, तो ये सारा देख लेना आपने, ठीक है। एंड निकालो। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। और जो मैंने आपसे डिस्कस करा, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे थोड़ा सा कट ऑफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि इस बार जो है 2026 में क्या कट ऑफ रह सकता है आपका, ठीक है। तो गाइज 1 घंटा 53 मिनट बोलने के बाद मेरी महादशा थोड़ी ऐसे हो गई है। एंड कहीं पे अगर थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है इस वीडियो से। तो देखो, अगर हम बात करें 2026 की, कि जो जेके बोप
BEd-CET आपका कंडक्ट किया गया है फॉर सेशन 26, आप सबको पता है, ठीक है। और जिन भी कैंडिडेट्स का मैं बता देता हूँ, ओपन मेरिट की अगर हम बात करें, आपका जो कट ऑफ रहने वाला है एज़ पर द एनालिसिस ऑफ द पेपर, सेक्शंस देखने के बाद आपका कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए 80 to 85 के बीच रहने वाला है, क्योंकि पेपर ईजी था। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही कम बच्चे अटैम्प्ट करके आते थे, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता था कैसे क्या करना है। लेकिन आई होप कि आप अच्छा करके आए होंगे। जिस बच्चे का ये पेपर है उसने काफ़ी अच्छे से करा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड को, नेगेटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट करा है, बहुत अच्छे से करा हुआ है। तो इस हिसाब से जो आपका ओपन मेरिट का कट ऑफ रहेगा वो 80 to 85 के बीच में रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें SC या ST कैटेगरी वालों की, तो इसका जो कट ऑफ है वो आपका 70 to 75 के अराउंड देखने को मिल सकता है आपको। वहीं पे अगर RBA की बात करें, ठीक है, तो इनका भी आपका 72 से लेके 75 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे हम इंटरनेशनल बॉर्डर या ALC की बात करें तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा और कम ले लो आप, 68 से आप 72 के बीच में ले सकते हो। और OBC की बात कर ले अगर हम, तो इनका कट ऑफ भी अगेन 70 to 75 के बीच में देखने को मिलेगा। EWS की बात करें तो इनका कट ऑफ जो है वो आपका कम ही रहेगा, तो 70 to 75 के बीच में। और वहीं पे अगर हम बात करें, ये ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करूँगा मैं आपसे अभी। तो ये आपका थोड़ा सा कैटेगरीज का कट ऑफ देखने को मिल सकता है आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बात करते हैं, ठीक है। देखो कि अभी क्या प्रोसेस होगा इसके बाद, ठीक है। तो जैसे आपका एंट्रेंस हो चुका है, सभी बच्चों ने दे दिया है, तो कुछ चीज़ें आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। उसको गायब नहीं कर देना है। अभी आप सोचोगे कि एंट्रेंस हो गया, अभी क्या काम की चीज़ है, ऐसा नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड जो है उसको संभाल के रखना, ठीक है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं ना, तो एडमिट कार्ड आपका 2 जगह पे यूज़ होगा। एक तो आपका काउंसलिंग के टाइम पे, जब आपका काउंसलिंग बुलाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका जब आपका एडमिशन होता है, फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन आपका जब एडमिशन होगा तो वहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो आपका ओरिजिनल उसका अटैच होता है वह फॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो रिज़ल्ट की बात करें अगर हम, तो रिज़ल्ट आपका जो है वो अप्रैल है ना, तो मई मिड तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और जून जुलाई अगस्त तक आपका जो है वो यहाँ पे क्या होगा, आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए फॉर्म ओपन होगा। अब इसमें क्या होता है कि जब काउंसलिंग के लिए फॉर्म होता है, ये JK बोर्ड की वेबसाइट पे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए फॉर्म ओपन होंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि प्रेफरेंस फिल करो, ठीक है। प्रेफरेंस फिल करने में क्या होता है कि आपको वहाँ पे प्रेफर करना होता है कि मेरे को पहला GCU चाहिए, सेकेंड नंबर पे क्या चाहिए, ISC चाहिए, थर्ड नंबर पे CRC चाहिए, ऐसे करके ऑप्शन आपको वहाँ पे आएगा। तो जैसे आप प्रेफरेंस फिल करोगे, वहाँ पे उसके बाद एक लिस्ट आउट होगी। उस लिस्ट में क्या मेंशन करा होगा, उस लिस्ट में मेंशन करा होगा कि इतने रैंक से लेके इतने रैंक तक जो बच्चे हैं वो आप काउंसलिंग के लिए आ जाओ, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है यहाँ पे, देखो क्या करा मैंने, काउंसलिंग के लिए आ जाओ, काउंसलिंग के लिए आ जाओ, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको 1000 रुपीज़ पे करने होते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है वहाँ पे। अब यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा लिस्ट में, ठीक है। अगर आप वो देखना चाहते हो देख सकते हो, ओल्ड यानी लास्ट ईयर का वीडियो। डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं, आपको जस्ट मार्क्स कार्ड लेके जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और पेमेंट जो है वो आपको कैश लेके जाना है, वहाँ पर कोई भी ऑनलाइन नहीं होती है। जम्मू वाले कैंडिडेट जो है वो जम्मू JK बोर्ड ऑफिस जाएंगे, जो कि गांधीनगर के ईस्ट साइड है, और कश्मीर वाले जो बच्चे हैं वो श्रीनगर चले जाएंगे। वहाँ पे जाके आपको 1000 पे करना है, ठीक है। एंड उसके दूसरे तीसरे दिन जो है वो, या सेकेंड या थर्ड डे जो है वो आपका क्या होगा, वहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट भी आउट हो जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट कैसे आउट होगा, वहाँ पे आपका रैंक लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, एंड कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वो आपको सामने लिखा होगा कि GCU अलॉट हुआ है या ISC अलॉट हुआ है, जो भी अलॉट हुआ है। फिर आपको क्या करना होता है, आपको टाइम दिया जाता है, 10 to 12 डेज़ दिए जाते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, सारी की सारी एडमिशन लेनी होती है इंस्टीट्यूट में जाके, वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन होती है, देन आपको फ़ी पे करनी होती है, ठीक है। और इसकी जो है वो 2 बार काउंसलिंग होती है, ठीक है, अगर सीट्स वेकेंट रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जो आपका ISC श्रीनगर है उसको प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि दूर है उनके लिए, ठीक है। और CRC में भी नहीं जाना चाहते, बट CRC का बहुत बेनिफिट है, स्पेशल एजुकेशन करवाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। जो आपका BEd प्रोग्राम होता है वो स्पेशल करवाया जाता है, यानी जो स्पेशल बच्चे होते हैं, यानी जो डिसेबल है, इनको कैसे पढ़ाया जाता है उसके रिलेटेड वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड
ऑल दी बेस्ट सभी को, ठीक है। और आई होप कि सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। लेकिन क्या करें, ठीक है, आप सबको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। टोटल अगर हम बात करें तीनों इंस्टीट्यूशन में 180 सीट्स है आपकी, और रेस्ट होप फॉर बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं करा है सभी ने सब्सक्राइब करना है। फिर भी अगर आपको कोई ज़रूरत है या कोई भी पता नहीं चल रहा है क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ओल्ड वीडियोस देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो आपके लास्ट ईयर में चीज़ें हुई हैं सेम इस बार भी आपकी होने वाली है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ठीक है। मेरे को इतना सपोर्ट तो चाहिए आपसे, दैट्स इट। आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी, आई एम हेयर 24/7। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। 2 ग्रुप है आपके, एक तो बीएड वाला ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो आप, दूसरा हेल्पिंग हैंड, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और कहीं पे भी आपको कोई भी परेशानी आ रही है, आपका सोल्यूशन 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक टू एवरीवन।